स्वागत है आपका चैनल पे। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर दोनों का टेस्ट लगाने वाले हैं, जो जनरल स्टडीज़ हम यूपीपीसीएस के लिए कर रहे हैं 2025 के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला बोल रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा होता है, यहाँ पे देखो आप लोग को हर ऑप्शन मिलेगा, पर लेकिन हजरत मोहानी साहब ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद। उसका मतलब होता है लॉन्ग लाइफ रिवॉल्यूशन, मतलब जो चीज़ लंबे समय तक चली जाए, हजरत मोहानी साहब ने दिया था। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू भी था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य है। बोल रहा है कि कौन सा असत्य दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। चलिए, तो पहला बोल रहा है कि इस अधिनियम में प्रत्यक्ष चुनाव आरंभ किए गए थे, प्रत्यक्ष चुनाव का आरंभ किया गया था इस अधिनियम में। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था, अखिल भारतीय फेडरलिज्म वाला। यह भारत का अंतिम स्वतंत्रता पूर्व संविधान था, ठीक है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के जो ऑल इंडिया फेडरेशन, ये सब चीज़ों के लिए तो बोलता ही बोलता है, तो ये तो नहीं होगा, असत्य पूछा है। और ये जो है द एक्ट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन, नहीं, ये अप्रत्यक्ष चुनाव के आरंभ नहीं किए थे, इसने डायरेक्ट इलेक्शन कभी नहीं चूज़ किया था, ठीक है। और डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए थे, मुझे लगता है 1919 जो मॉर्लेमेंटोरी क्लैमफोर्ड रिफॉर्म था 1919 में। कैसे याद करेंगे, 1919 में ही ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट्स के बारे में बात हुई थी, और इसी टाइम डायरेक्ट इलेक्शंस भी नोट किए गए थे। तो ये 1919 का था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। हु लेड द सॉल्ट मार्च फ्रॉम द तिरुचिपल्ली से तंजौर तट पर वेदारण्य तक नमक मार्च का नामक जो मार्च है उसका नेतृत्व किसने किया था। तो ये सी राजगोपालाचारी जी ने किया था, याद रखिएगा, पीवाईक्यू है, सी राजगोपालाचारी जी ने इसका नेतृत्व किया था। गांधी इरविन के समझौते मार्च 1931 के और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का सचिव के पद पर कौन था। तो उस टाइम ना देखो 1931 में हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में हुआ था, और लगभग सितंबर के में बीच में हुआ था। उस टाइम विलियम वेन था, तो विलियम वेडवुक वैन था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। सर थॉमस रो को जहांगीर ने अंग्रेज खान कहा था, थॉमस रोय को। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए भेजा गया था, कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया था, ठीक है। सबसे पहले सेकेंड वाला बिल्कुल सही है, बट लेकिन कैप्टन हॉकिंस ही गया था, जो उसने बोला ना, कैप्टन हॉकिंस ही लगभग जहांगीर के 19 देखो टाइमलाइन देख लेते हैं। 1607 में आया था कैप्टन हॉकिंस और स्टार्ट किया था। जेम्स तो देखो सर थॉमस जेम्स अंग्रेजी कहा था, सर थॉमस रो को जहांगीर ने अंग्रेजी खान कहा था, गलत है। देखो 007 में ना उसने जो कैप्टन हॉकिंस है वो वापस आया था जेम्स वन के परमिशन के साथ कि जा रहे हैं हम वो करने, व्यापार करने इंडिया। तो रीच करता है वो लगभग 1609 में जहांगीर के टाइम पे। वो लेटर पे तो लिख के लाया था अकबर का, कि अकबर के राजा के नाम पे होता है ना प्रतिनिधित्व करना, लेकिन वो आते ही देखता है कि राजा अकबर का जो है देहांत हो गया है। तो 1609 में ये जहांगीर की कोर्ट में आता है, क्योंकि जहांगीर अब जाके राजा बना था। और जिस शिप से आया था ना, उस शिप का नाम हेक्टर था, याद रखिए, हॉकिंस एंड हेक्टर। तो हॉकिंस वो सेंट टू द यही फैक्ट्री सूरत, यही बनाया था, और जहांगीर ने हॉकिंस को कहा था, याद रखिएगा, जहांगीर ने हॉकिंस को कहा था इंग्लिश खान, ठीक है। थॉमस रोय तो बाद में वो बन गया था मुगल कोर्ट में ये, ठीक है। तो चलिए इसमें सिर्फ बी हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बर्लिन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। जो बर्लिन समिति हुई थी देख लेते हैं। इसका नाम आगे बदलकर भारतीय स्वतंत्रता समिति कर दिया गया था। चंपाकरण पिल्लई, वीरेंद्र नाथ चटर्जी और अविनाश भट्टाचार्य इस समिति के लोकप्रिय सदस्य थे। लोकप्रिय सदस्य तो थे ही, इसका जो नाम आगे बदल कर किया गया था स्वतंत्रता समिति कर दिया गया था, बर्लिन समिति को। दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब आते हैं 7th में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपाय, ठीक है। खिलाफत आंदोलन की कमियों के निपटारा, स्वराज की प्राप्ति। उपयुक्त में से 1920 के नागपुर के प्रस्ताव अधिनिवेशन में कांग्रेस के मुख्य लक्ष्य के रूप में कौन सा घोषित किया गया था। तो मुख्य लक्ष्य सभी था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का उपाय का था, खिलाफत आंदोलन की जो कमियां थी उसको निपटारा करना था, स्वराज की प्राप्ति भी करनी थी। तो ये सारे के सारे ही थे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित भारतीय होम रूल लीग के कार्यक्षेत्र में कौन से निम्नलिखित में संस्थान कौन सा शामिल था। तो बहुत कम ही शामिल थे। महाराष्ट्र था, कर्नाटक था, मध्य प्रदेश था, ठीक है। सारे की सारे लगभग थे यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। मद्रास, बॉम्बे, असम।
तो बॉम्बे रैयत वाली जो भूमि राजस्वली है किसके यहाँ ज़्यादा थी, कैसे लेवल था? तो मद्रास का सबसे ज़्यादा था रैयत में, जमींदारी थोड़ा ऊपर में थी, रैयत हो गए, बॉम्बे हो गए, देन असम हो गया, ठीक है, असम लास्ट में आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केसरी हिंद उपाधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। केसरी हिंद जो उपाधि मिली थी वो देखते हैं। इसका सबसे पहले 1877 में, यस 1877 में दिल्ली दरबार के समय महारानी विक्टोरिया ने धारण किया था, बिल्कुल। यह उपाधि महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार से मिली थी। सरोजिनी नायडू ने केसरी हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी। तो सरोजिनी नायडू जी को भी मिली थी ना, तो उन्होंने वापस कर दिया था। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सारे हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय कवि माना जाता है? आधुनिक भारत का राष्ट्रीय कवि सबसे पहले किसको माना जाता है? तो ये हेनरी लुइस विवियन डरोइजा को माना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। विधवा विवाह संघ की स्थापना, दैनिक समाचार पत्र जो इंदु प्रकाश का संपादन, पूर्व सार्वजनिक सभा की जो ईयर होती है फॉर्मेशन, उसके बारे में जो होती है, गोविंद रानडे से कौन से कार्य जो हैं वो सब हो चुके हैं, कौन से कार्य? तो ये सारे के सारे हो चुके हैं। डी, विधवा विवाह संघ की स्थापना, फिर उन्होंने छोड़ दिया था, ये सारी चीज़ें थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश में हुई थी? आज़ाद हिंद की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी सिंगापुर में, याद कर लीजिएगा। लेटेस्ट है, लेटेस्ट मतलब PYQ है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक यूरोपीय सेना को समुद्र में हराने वाला सबसे पहला भारतीय जो शासक बन गया था? वो था मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा जो ट्रेवनकोर का प्रोमिनेंट राजा था, प्रोमिनेंट टाइप्स राजा था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र और पत्रिका गरम दल क्रांतिकारी नेताओं को संबंधित था? ठीक है, ठीक है। तो 1857 में सारे के सारे रीजन थे कि भारत के संस्कृति के साथ हस्तक्षेप किया गया था। अंग्रेजी शिक्षा माध्यम से भेदभाव को बढ़ाने के लिए किया गया था। पश्चिमी संस्थानों की नीतियां चेंज की गई थी। बहुत सारे रीजन्स हैं। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। यह कानून सिडनी रॉलेट अध्यक्षा की वाली सीमित की अनुशंसा पर बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो बोल रहा है बिल्कुल सही है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस कानून के विरोध में गांधी जी ने अपने भारत में अपना प्रथम अखिल भारतीय सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था। तो ऑल इंडिया सत्याग्रह इसी के लिए याद स्टार्ट कर दिया था। उनको डर लगता था ना कि सब अपने में ही कटेंगे ही। लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। 1907 में लगभग नेशनल इंडियन INC ने हेल्ड किया था सूरत में, जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और वो लोग ग्रुप डिवाइड हो गए थे 1907 में। पर बाद में बोला कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के संदर्भ में यह अमेरिकी क्रांति के समय ब्रिटिश सेवा का कमांडर था। इसके समय में ही बंगाल में बक्सर का युद्ध हो गया था। बंगाल में बक्सर में युद्ध हो गया था, ठीक है। और फिर इसके काल में ही बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए गए थे। सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही गलत है और 1-3 सही हो जाएगा। वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, ठीक है। सूरत में तो हो गया था। कांग्रेस गरम दल लोग इस अधिवेशन को कहाँ आयोजित करना चाहते थे? तो नागपुर में करना चाहते थे और वो लोग कहीं और करना चाहते थे, नरम दल, ठीक है। और ये सेशन जो था, जब डिवीज़न हुआ था ना इन लोग ग्रुप में, रास बिहारी बोस जी थे, वो ही प्रिसाइड कर रहे थे इनके सेशन को, जॉइंट सिटिंग के सेशन को जो भी था। तो एक्सट्रीमिस्ट वांट करते थे कि 1907 को नागपुर एंड वांट करते थे, चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक जो है जेल में चले जाएं, ठीक है, उनको जेल में भेज दिया जाए। बस ये चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट वाले। तो एक्सट्रीमिस्ट मतलब जेल इन द सेंस उन्हीं का सपोर्ट किया जाए, वांटेड जेल में नहीं, वांट करते थे किसको? बाल गंगाधर तिलक को ही चाहते थे वो लोग, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू ही करते हैं इसको, ठीक है। वो सेशन थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन कट गया था। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है 22 वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन जो हुआ था 1917 में हुआ था। बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में 1920 में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। 2 स्टेटमेंट दिए हैं और इसमें ये पूछ रहा है कि कौन से करेक्ट हैं, ठीक है। तो करेक्ट वाले में देखो, पहले तो गठन हमें पता होना चाहिए कब क्या हुआ था। तो जो उत्तर प्रदेश में किसान सभा हुआ था वो तो हमें पता है कि भाई 1917 में हुआ था। और इस टाइम कौन फॉर्म किया था ये याद कर लीजिएगा। मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू जी, मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्रा जी, ये सारे लोगों ने फॉर्म किया था। इसको मैं पेंसिल को कम कर लेती हूँ, ठीक है। ये लोग मतलब इंटरेस्ट थे फार्मर्स के रखे थे। तो अवध के पास सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा अगर बोलेगा तो, अवध के पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पार्टिसिपेशन थी किसान सभा की,
ठीक है, अवध। ठीक है, तो बस ये लोग लीडर्स थे। 1917 में हो गया था और बस बाबा रामचंद्र के नेतृत्व 1920 में अवध किसान सभा का भी गठन हुआ था। तो चीज़ें वही थी कि हाँ, क्योंकि अवध के पास सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन था इसके लिए, तो बस बाबा रामचंद्र की। ठीक है, दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो कामगट का मारू जो सिप हुआ था उसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि क्या किसने खरीदा था। तो ये सिंपल है, बाबा गुरदीप सिंह ने खरीदा था और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि बाबा गुरदीप सिंह ने खरीदा था। ठीक हो, कामगाटा मारू एक जापानीज स्टीम पावर्ड शिप थी जो कि हमें पता है कि वो ओन तो यही किए थे। ठीक है, और जो हांगकांग में रहते थे, कनाडा में नहीं, जो हांगकांग में रहते थे वही ओन किए थे। और उस शिप की हम लोग ट्रेजेडी पता है कि वापस आने पे वो लोग एक्सेप्ट नहीं किए थे, तो हमें रिवॉल्यूशनरीज जो थे वापस आना पड़ा था। और लगभग वहाँ पे ना 340 सिख थे, 24 मुस्लिम थे, 12 हिंदू थे। बहुत बड़ा कांड हो गया था ये। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि दी रिवॉल्यूशनरीज उन्होंने ही लिखा था। इन्होंने जीवन में 2 बार काला पानी की सजा मिली। काले पानी का सजा के दौरान अपने क्रांतिकारी जीवन और समकालीन क्रांतिकारियों के जीवन एवं गतिविधियों पर अपनी पुस्तक जो है बंदी जीवन लिखी। और उपयुक्त में से किसके बारे में ये बोला जा रहा है? तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में बोला जा रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास सचिंद्रनाथ सान्याल जी। सचिंद्रनाथ सान्याल जो थे बहुत फेमस बहुत फेमस रिवॉल्यूशनरीज थे। ठीक है, आउटसाइड इंडिया भी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, वो अनुशीलन समिति और गदर पार्टी के भी थे। गदर पार्टी याद कर लीजिएगा, गदर पार्टी फ्रीडम स्ट्रगल में, और अनुशीलन समिति वही रास बिहारी बोस और ये लोग वाले नहीं, वो तो युगांतर वाले हैं। ठीक है, ये अनुशीलन समिति और इसके लिए इन्होंने तो पता चल गया हिंदुस्तान एचआरए, यही ये एक एचआरए जो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था एचआरए, उसमें वो भी लोग थे, तो वो भी एक मेंबर थे ये। ठीक है, और सचिंद्रनाथ सान्याल जी हैं सेंटेंस के, वही काला पानी, तो ये सब चीज़ें तो ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है, तो हिंट मिलता है वही सचिंद्रनाथ सान्याल, क्योंकि ये रिवॉल्यूशनरीज थे। ठीक है, और गदर पार्टी अनुशीलन जो समिति इन्होंने लिखी थी आचार्य के भी ये मेंबर थे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सुभाष चंद्र बोस के जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुई ही थी? कौन सी घटना हुई थी? तो ये हुई थी योजना की स्थापना, मतलब ये चल रहा था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन, विज्ञान परिषद की स्थापना हुई थी। अच्छा, पूर्व स्वराज के अंतर्गत रजवाड़े तथा ब्रिटिश भारत दोनों की घोषणा हुई थी। तो ये हमें लगता है ये सारे के सारे करेक्ट हैं। ठीक है, क्योंकि हरिहरपुर जो सेशन हुआ था ना, एक मात्र ऐसा सेशन था 51st वाला INC का जो हुआ था 1938 के अप्रॉक्स, इसी को ही सुभाष चंद्र बोस जी ने शेयर किया था। ठीक है, और जो सुभाष चंद्र बोस जी ने ये किया था हरिहरपुरा जो था वो एक गुजरात का है, तो कभी भी पूछे कहाँ का है तो गुजरात का है। ठीक है, बस सुभाष जी ने उन्होंने प्लानिंग कमीशन, जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार प्रेसिडेंट बना थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी साइंस के काउंसिल बना लिए थे बैंगलोर में, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करा था। ठीक है, हरिहरपुर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि पूछ देता है ना कि कौन सा एक सेशन किया था किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद उन्होंने करना ही छोड़ दिया, मतलब करना ही हटा दिया, और रिवॉल्यूशनाइज हो गया। ये पेपर पिटिशन और प्रेयर पे बिलीव नहीं करते थे। अब असहयोग आंदोलन के समय घटी निम्नलिखित घटनाओं पर आंदोलन पर विचार करिएगा। अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र में आदिवासियों का नेतृत्व किया और उनकी मांगों को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया। ठीक है, मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन का नेतृत्व किया और असहयोग गतिविधियों को मजबूत किया। स्वामी विश्वानंद ने असहयोग आंदोलन के लिए रानीगंज झरिया पट्टी के कोयले खनिकों को संगठित किया। ठीक है, तो 26 में ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं ये बिल्कुल सही है, फैक्चुअल हैं, पर हमें याद रखना पड़ेगा कि मोतीलाल तेजावत वाली चीज़ें बहुत अलग है कि भील मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया और उसको भी NCM के साथ जोड़ दिया गया। मतलब NCM को स्ट्रॉन्ग करने का जो नेतृत्व जाता है हर एक आदमी को जाता है। ठीक है, क्रेडिट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम मोहन राय के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। उन्होंने संवाद कौमुदी प्रकाशित किया। उन्होंने अरबी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट की लिखी। उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन रॉय के बारे में पूछ रहे थे। देखो, राजा राम मोहन रॉय ने संवाद जो कौमुदी है ना, उन्होंने 1821 में ही लिखी थी। ठीक है, और हिंदू ऑर्थोडॉक्स के फाउंडर थे वो। समाचार जो चंद्रिका है वो बस ये। ठीक है, तो उन्होंने पहला बात बिल्कुल सही हो जाएगा। और उन्होंने जो लिखी थी अरबी, ये गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नहीं लिखी थी, ये वाला गलत है स्टेटमेंट। राजा राम मोहन राय बहुत सारे लैंग्वेज जानते थे, पर ये इन्होंने नहीं लिखा था। ठीक है, उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा का किया था। बिल्कुल, आत्मीय सभा ब्रह्म समाज ये इन्हीं का था। ठीक है, तो 1 और 3 विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
का नया अधिवेशन गया अधिवेशन 1922 राष्ट्र इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गया सेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्यों माना जाता है? कांग्रेस ने बोल रहा है, कांग्रेस ने परिषद में प्रवेश की स्वराज्यवादियों के प्रस्ताव को हराकर एक प्रस्ताव पारित किया, ठीक है, इसलिए माना जाता है। इस सत्र में चेंजर्स और नो चेंजर के बीच दरार को सुलझा दिया गया। बारदोली से सविनय अवज्ञा, मतलब जो बारदोली से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, ये बोला गया है, ठीक है। तो पहली बात हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए कि नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स के बीच में सब कुछ सही कर दिया गया था, नहीं। तो जो गांधी जी, देखो कहानी कैसे होती है, जो गांधी जी 1922 में अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हो जाता है सब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब होता है यूनिटी टूट जाती है। तो जो सीआर है, वन सेक्शन जो है दो सेक्शन में बढ़ जाते हैं, याद रखिएगा, 2 सेक्शन बढ़ जाते हैं गांधी जी अरेस्ट के बाद। एक तो सीआर दास, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू, अजमल खान वांटेड की बाइकआउट करो लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ताकि इनको क्या कहते हैं, बेसिक नेसेसिटीज और वीकनेस जो है लेजिस्लेचर था, इनको लगता था कि लेजिस्लेचर वाले जो चीज़ें हैं वो हटाओ बाइकआउट करने के लिए। और एक होते थे अलग चेंजर्स, मतलब प्रो चेंजर्स, जो कि एक चाहते थे, स्वराजिस्ट जो चाहते थे कि भाई वल्लभ भाई पटेल जो कर रहे थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सीआर राजगोपालाचारी थे, एमएन अंसारी थे, वो लोग चाहते थे नो चेंजर्स, वो नो चेंजर्स, ये प्रो चेंजर्स, ठीक है, कि चेंज मत करो, लेजिस्लेटिव काउंसिल रहने दो। तो इसमें 2 में बंटवारा हो गया था गांधी जी के अरेस्ट के बाद। तो उसने रीजन मेन यही था कि कांग्रेस ने परिषद में प्रवेश के स्वराजवादियों के प्रस्ताव को हराकर एक प्रस्ताव पारित किया था। ये नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स में बातें सुलझी नहीं थी, डिवाइड हो गए थे ये लोग, मतलब अलग हो गए थे हर अपने ओपिनियन पे, बस इसलिए वो गलत है, सेकेंड वाला गलत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोला है कि बारदोली से सविनय आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने थ्रेटन किया था लॉन्च करने के लिए कि भाई हम सीडीएम लॉन्च करेंगे बारदोली से, फरवरी 1922 में। बट आफ्टर द कांग्रेस अपॉइंटेड हिम द सोल अथॉरिटी ऑन द इशू ऑफ अहमदाबाद सेशन, ये गया सेशन में नहीं था, ये याद रखिए, गया सेशन में नहीं था, अहमदाबाद सेशन में हुआ था। इसीलिए उसने ऊपर क्वेश्चन क्या था, गया सेशन में क्या इंपॉर्टेंस थी, बस ये चीज़ के लिए, तो पहला वाला सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। देवबंद स्कूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया। रहनुमाई मजदायस्नान सभा की स्थापना 1851 में हुई थी। ये दोनों स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वाला ही सही है। कौन सा कथन सत्य है? सेकेंड वाला। रहनुमाई मजदाना सभा की स्थापना जो होती है 1851 में हुई थी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और पहली बात, देवबंद स्कूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था, ये स्टेटमेंट हमारी जो है विरोध नहीं किया था, ये वेलकमिंग किया था, तो इसलिए वो गलत हो जाता है। हंटर आयोग की रिपोर्ट में किस विषय पर बल दिया था? जो हंटर आयोग था तो वो भाई प्राथमिक शिक्षा का होता है। एक हंटर आयोग बना था उसके लिए, जलियांवाला बाग के लिए, तो ये हंटर आयोग जो है प्राथमिक शिक्षा के लिए होता है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए जोर दिया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। इसने बच्चों के लिए काम के घंटों को प्रतिदिन 9 घंटे तक सीमित कर दिया, ठीक है। इसमें महिलाओं के लिए प्रतिदिन अधिकतम कार्य जो समय होता है 11 घंटे निर्धारित कर दिया था महिलाओं के लिए, ठीक है। तो पहला वाला सही है कि भाई हाँ, बच्चों के लिए ये किया था, लिमिटेशंस लाए थे। तो इट्स फिक्स द मैक्सिमम वर्किंग आवर्स फॉर वुमेन एट 11 आवर्स पर डे। तो पर डे में 11 घंटे प्रतिदिन अधिकतम जो है वो 11 घंटे काम कर सकती है विद एन इंटरवल ऑफ 1.5 आवर, मतलब इतनी लगातार नहीं, मतलब इंटरवल के साथ, ठीक है। तो 31 का हो जाएगा हमारे पास ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किन संस्थाओं की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुई थी? मतलब जो हमारा चल रहा था एनसीएम 1920 से लेकर 22 तक, उस टाइम किसकी स्थापना हुई थी? तो काशी विद्यापीठ की हुई थी वाराणसी में 1921 में। गुजरात विद्यापीठ की हुई थी, बिल्कुल वो भी हुई थी। जामिया इस्लामिया की हुई थी, और बस इतना ही हुआ था। काशी हिंदू विद्यालय यहाँ पे नहीं हुआ था, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जी बीएचयू को स्टैब्लिश किया था 1916 के अप्रॉक्स मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। तो हमारा 1, 2, 3 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। पूना पैक्ट ने सांप्रदायिक अवार्ड को उद्देश्य को विफल कर दिया। इसमें एससी और एसटी लोगों के लिए संसद और राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण का मार्ग जो था प्रस्तुत किया था। तो हमारे दोनों एक दूसरे के लिए एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं और दोनों सही हैं, क्योंकि पूना पैक्ट इसीलिए था। पूना पैक्ट आया ही, वो सुलझा दिया गया था अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में, लेकिन वो पूना पैक्ट ना, उसके पहले जो रामसाय वाला जो अवार्ड मिल रहा था कि रिजर्वेशन की कैटेगराइज को सेपरेट क्लासेस करेंगे, उसके लिए गांधी जी ने रिवॉल्ट किया था कि गांधी जी खाना पीना बंद कर दिए थे। तो अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में ये वाला, मतलब जब उससे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था तब की, ठीक है, मतलब फास्ट
टिल डेथ वाला काम था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34 बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्रिप्स मिशन के दौरान मुस्लिम बहुत प्रांतों की स्वायत्ता को स्वीकार किया। ठीक है, क्रिप्स मिशन के टाइम में ऑटोनॉमी ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस वाज एक्सेप्टेड। गांधी जिन्ना वार्ता के दौरान गांधी ने मुस्लिम बहु प्रांतों के आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकार कर लिया था। मतलब जो गांधी जी और जिन्ना जी का टॉक हुआ था ना, तो गांधी जी एक्सेप्ट किए थे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस के लिए। तो गांधी जी तो दोनों ही सही हैं। गांधी जी के थॉट जो थे वो थे कि चलो, अगर वल्लभ भाई पटेल जी से फाइट जो हुआ था, उन्होंने बोला था कि ठीक है, अगर जवाहरलाल नेहरू को हटा के यही बना दो ना, कि जिन्ना को ही बना दो जो है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। पर ये बहुत गलत होता, पर वो चाहते थे कि वही बन जाए, क्या करना है अगर जिद है तो। प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों को उनके गठन बढ़ते क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है फिर से। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है ईस्ट इंडिया, ये सारे बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूर्ण सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये लाइन से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आएगा हमारा थर्ड वाला, ठीक है, जो हमारा थर्ड वाला ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हुआ था। उसके बाद ये 1851 में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जो 1852 में हुआ था, मद्रास वाला हुआ था। ठीक है, 1852 में मद्रास हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था, फिर आया था हमारे पास ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हुआ था 1866 में। और उसके बाद जो सेकेंड हुआ ना, पूना सार्वजनिक सभा हुई थी, वो लेट हुई थी। ठीक है, लगभग 1870 के अप्रॉक्स। ठीक है, 1870 में हो गया था। तो हमारे पास डी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले कौन आया था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हुआ था। सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए थे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, उसके बाद आया था मद्रास, BMW में आएंगे। आई से आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो BMI कर लेंगे। और फिर पूना BMIP बिम्प या BMI। ठीक है, इससे भी याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट मैच करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 36 पे। आंदोलन दे दिया हुआ है और कौन नेता थे, ये देखना पड़ेगा। और कौन से ज़्यादा मैच किया है, मतलब मैच कौन, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी मतलब अनटचेबिलिटी लीग होगी, वो कौन करेंगे, वो देखना पड़ेगा। तो भीमराव अम्बेडकर जानबूझ के दिया गया ऑप्शन, पर वो गलत होता है। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा जो है वो कौन करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा, ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ, स्वामी शाहजहान सरस्वती जो एकदम सीधे बोल दिए थे, उन्होंने की थी। ठीक है, उसके बाद अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, मतलब जो SC ST की बात हो रही है, वो फेडरेशन के लिए बोल रहा है कि गांधी जी करेंगे। सबसे पहले ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग थी ना, वो हरिजन सेवक, सर्वेंट्स ऑफ द हरिजन, तो इरेडिकेट करने के लिए आई थी। तो उससे लगेगा कि भीमराव अम्बेडकर जी थे, पर इसके फाउंडर प्रेसिडेंट इनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके ये जो फाउंडर थे वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, घनश्याम दास बिरला, और उसके प्रेसिडेंट फाउंडर थे, और उसके प्रेसिडेंट जो थे अमृतलाल टक्कर थे। ठीक है, तो पहला वाला मैच ही नहीं कर रहा है, तो अखिल भारतीय अनटचेबिलिटी में कौन उसको टक्कर दे सकता है, और घनश्याम को कौन टक्कर दे सकता है। ऑल इंडिया किसान सभा, फार्मर्स का दिया हुआ सही दिया हुआ INC का, तो करेक्टली मैच्ड है। लेकिन तीसरा जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की बात कर रही है, वो ऑल इंडिया जो तो इसके जो थे महात्मा गांधी जी नहीं थे, तो ये इसके थे राव बहादुर एंड शिवराज, ये प्रेसिडेंट थे। राव बहादुर याद कर लो, राव बहादुर। तो इसके में सिर्फ और सिर्फ पहल हमारे पास दूसरा ही सही हो जाएगा, ए। निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होता है। पाइका, अहोम, कच्छ और सूरत नमक जो आंदोलन था, वो सारी चीज़ें की लगानी होती हैं। तो पाइका तो हमें पता है, वो तो याद रहता है, पाइका रिवॉल्यूशन 1817 में हुआ था पाइका। तो हमारे पास सबसे पहले कौन सा आएगा, पाइका, तो हमारे पास D और 1 भी है। पर ये पता है लास्ट में सूरत नमक आंदोलन हो गया था, तो ये देखो 4 और 3 में कितना फ़र्क है। तो पाइका हमारे पास हुआ था 1817 में, 1817 में पाइका हुआ था। कच्छ रिवॉल्यूशन जो हुआ था 1819 में हुआ था, लगभग 1819 में हुआ था कच्छ वाला। ठीक है, सूरत का जो सॉल्ट हुआ था 1844 में हुआ था, 1844। अहोम का 1828। तो बस इस गैस की वजह से कि सूरत के लास्ट में नमक वाली रिवॉल्यूशन, नमक के लिए बहुत इन लोगों को लास्ट में करना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट टैक्स होता था ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। इन 1910 सरला जो ये लोग थे, सुमेलित कौन सा नहीं है, सरला देव चौधरानी, तो भारत स्त्री मंडल ये दिया हुआ है। रामाबाई रानाडे महिला सामाजिक, पंडिता रामाबाई आर्य महिला समाज, सरोजनी नायडू राष्ट्रीय महिला परिषद। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कौन सा सुमेलित सही नहीं दिया हुआ है। तो 1910 में जो नॉर्मली सरला देवी चौधरानी थी, वो भारत में पहली मीटिंग रखी थी, वही स्त्री महामंडल में इलाहाबाद में सबसे पहले। तो चौधरानी साहब ने ऐसे याद रखना, सरल कर दिया था सब चीज़ें, तो इसलिए भारत की स्त्री मंडल महामंडल उन्होंने रखा था। रामाबाई रानाडे जो थी वो
वाइफ थी ना, महिला समाजी के लिए काम की थी, तो वो भी सही है, ये भी सही है। एम.जी. रनाडे की वाइफ थी मतलब। और पंडिता रामाबाई शास्त्री जो थी वो आर्य महिला समाज की ही स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है, तो वो भी सही है। और रामाबाई रनाडे ने 1904 में ये चीज़ रखी गई थी। और 1925 में आईएनसी के जो हेड की थी आईएनसी की, वो सरोजिनी नायडू जी थी ना, नेशनल ब्रांच ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल की वुमेन के लिए। तो बस वो उसीलिए वो दिया हुआ है, डी वाला जो है वो गलत दिया है। राष्ट्रीय महिला परिषद को फॉर्म करने के लिए मेहरी बाई टाटा ने प्ले किया था इंपॉर्टेंट रोल, ना कि वो। सी बिलीव करती थी कि पर्दा सिस्टम हट जाएगा, कास्ट सिस्टम डिफरेंसेस इसी सब चीज़ों से हटेगा। तो हमारे पास सरोजिनी नायडू ना होके ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा राममोहन रॉय एक नया धर्म स्थापित करना चाहते थे। राजा राधाकांत देव ने ब्रह्मो समाज के प्रचार का मुकाबला करने के लिए धर्म समाज का भी आयोजन कर दिया था। तो ये सिंपल सी बात है, ऊपर वाला गलत है। वो बस होता था कि कोई रिलीजन नहीं चाहिए, कोई कास्ट नहीं चाहिए, सब कुछ नॉर्मली साइंटिफिक तरीके से समझा जाएगा। सेकेंड वाला सही है, राजा राधाकांत देव ने ब्रह्मो समाज के प्रचार का मुकाबला करने के लिए धर्म सभा का भी आयोजन किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास 39 का हो जाएगा, 39 का हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी, राजा राममोहन रॉय वाला। अब आते हैं 40, बोल रहे हैं निम्नलिखित में से बढ़ते क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर से लगाना है, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, कलकत्ता का भारतीय संघ, पूना सार्वजनिक सभा, भारतीय लीग, इन सबको लगाना है। तो सबसे पहले आते हैं पूना सार्वजनिक सभा हुआ था जो कि 1875 में हुआ था। और बाकी उसके बाद फोर्थ वाला था 76 में, कौन सा? इंडियन जो है ये वाला भारतीय लीग, ये भारतीय लीग, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास भारतीय लीग का हो जाएगा। फिर आते हैं हमारे पास कलकत्ता राष्ट्रीय भारतीय संघ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है। सबसे लास्ट में आता है बॉम्बे पूर्व सार्वजनिक जो सभा है वो हुई थी उसी टाइम 1867 में, 1867 में। फिर 76 ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो हमें मैच द फॉलोइंग एक आध दो भी याद हो जाएगा तो याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है? सुरक्षा बाल सिद्धांत, षड्यंत्र सिद्धांत, लाइटनिंग थियरी ऑफ द क्लास स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें दे दी हुई हैं, ठीक है। और 41 का क्या बोल रहा है कि थियरी ऑफ द क्लास जो स्ट्रगल है वो कार्ल मार्क्स ने दिया था, ठीक है। तो थियरी ऑफ द क्लास स्ट्रगल लिख रहा है बी.एम. अम्बेडकर, नहीं, कार्ल मार्क्स। ये दोनों का क्वेश्चन हो जाएगा ना, किसका? मॉडर्न, इसका भी, मॉडर्न हिस्ट्री का भी और इकोनॉमी का भी। भारत में जो गांधी जी की प्रारंभिक सक्रियता के संबंध में निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो नॉर्मली यही बोल रहा है कि चंपारण जो सत्याग्रह है वो पहला जो है असंविधानिक आंदोलन तो था, पहली बार तो था जो चंपारण था 1917 में हुआ था। फर्स्ट सिविल डिसअबोडियन मूवमेंट था। अहमदाबाद जो स्ट्राइक हुई थी वो पहली हंगर स्ट्राइक थी, तो अहमदाबाद में खाना पीने के लाले पड़ गए थे। खेड़ा जो स्ट्राइक हुई थी वो पहली एनसीएम की थी, रॉलेट एक्ट वाला था, तो पहला मास स्ट्राइक था। तो हमारे पास 42 का जो हो जाएगा सी विल द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महात्मा गांधी ने 1936 में अपना आश्रम साबरमती आश्रम से सेवाग्राम स्थानांतरित कर दिया था। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की टीम को नहीं बताया था। तो हमारे पास दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्थापना के वर्ष के बढ़ते आधार पर फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर से लगाना है, ताकि ये लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा सी, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर आते हैं डेनिस, फिर आते हैं फोर फ्रेंच, फिर आते हैं डच, फ्रेंच आ गया, ये स्वीडिश, ठीक है। 44 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मूल निवासी विवाह अधिनियम, शारदा अधिनियम, भारत सहमति की आयु अधिनियम, गुलामी अधिनियम, ये सारे अधिनियम दे दिए हैं। अब मैच करना है। शारदा एक्ट जो होता है 1919 में हुआ था, तो 1919 पे कॉल करते हैं तो चलेगा। और इरविन ने कराया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट होता लैंडसॉ ने किया था 1891 में। एज ऑफ कंसेंट लैंडसॉ ने किया था, ठीक है। और जो नॉर्मली मूल निवासी अधिनियम जो था वो हमने देखा ही, शारदा एक्ट जो था वो देखा ही इरविन ने करा था। इरविन ने किया है, कहाँ इरविन? हाँ, इरविन ने कहा है, ठीक है। उसके बाद सहमति जो आयु के लिए हो गया, इरविन हो गया। और स्लेवरी जो एक्ट हुई थी अलन बरो ने किया था 1843 में, अलन बरो, ठीक है। हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के में पूंजीवादी वर्ग की भूमिका के संदर्भ में 1944 से 1945 की बॉम्बे योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। पहला बोल रहा है इसे मिश्रित आर्थिक मॉडल की वकालत की। इसका उद्देश्य 15 वर्षों की अवधि के भीतर प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। व्यक्तियों के लिए ये एक उचित स्तर, आवास, कपड़े और भोजन आदि की लागत की परिभाषित किया। तो ये हमें बेसिक वो पूछ रहा है कि उस टाइम क्या चला था, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले उसने बोला मिक्स्ड मॉडल की व्यवस्था की थी, मतलब मिक्स्ड मॉडल की चली थी, ठीक है। उस टाइम तो चला ही था कि मिक्स मॉडल इकोनॉमी मॉडल था, ठीक है। जे.आर.डी. टाटा, बिरला जी.डी. बिरला, ये ठाकुर, पुरुषोत्तम दास, ये लोग बहुत टॉप क्लास के कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के थे। तो इन्होंने कहा था कि प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया लेके ये चल रहे थे। एक बॉम्बे प्लान कहा गया था, जिसे एक बॉम्बे की योजना की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य 15 वर्षों की अवधि के भीतर प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना था, बिल्कुल, कि सबकी जो प्रति आय इनकम वो है पर कैपिटा इनकम है उसको डबल करना था। इनकी अवधि थी व्यक्तियों के लिए एक उचित स्तर पर, मतलब बेसिक कम्युनिटीज़, मतलब बेसिक रोटी कपड़ा मकान भी मिले, तो तीनों के तीनों ही सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पे, बोल रहा है मैच करना है कौन कौन से। हर्सल कमीशन जो है वो किससे मैच करना है। हर्सल कमीशन सिर्फ और सिर्फ उससे आई थी, क्या कहते हैं, मिंट वाले से, सजेशन रिलेटेड टू द मिंट। तो सजेशन रिलेटेड टू द मिंट वाले में ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। बटलर कमेटी हमें पता है किसके लिए आई थी, तो वो रिलेशन ऑफ ये इंडियन स्टेट्स का और ब्रिटिश क्राउन का रिलेशन था। तो बटलर आयोग आया था, रिलेशन बिटवीन द इंडियन स्टेट विद द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। और जो फ्रेजर कमेटी आई थी वो पुलिस के रिफॉर्म के लिए आई थी, तो ये बहुत बार पूछता है, पुलिस के सुधार के लिए आई थी। हंटर कमीशन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन आई थी, एक हंटर भी आया था कमीशन, किसके लिए आया था हंटर कमीशन, उसके लिए जो जलियांवाला बाग हुआ था उसके बाद वाला हुआ था। तो 47 का मेरे पास ए हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले गांधी जी द्वारा सरकार से की गई मांगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो भू राजस्व में 50% की कमी, बंदूक लाइसेंस जारी करने पर लोकप्रिय नियंत्रण, नवजात इस्पात जो उद्योग की सुरक्षा का परिचय दे, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा पहला और दूसरा ही, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्शन टू नेसेंट स्टील इंडस्ट्री ये नहीं था गांधी जी के जो गवर्नमेंट, मतलब जो डिमांड्स थी जो गांधी जी ने किया था, तो ये नहीं कि जो इनिशियली जो हैं उनसे कुछ जो होते हैं ना कि नवजात, मतलब जो अभी अभी बिगनर हैं उसके लिए इंट्रोडक्शन नहीं कराने था, ठीक है। पहला और दूसरा ही था, सिर्फ सबसे ज़्यादा था। अब आते हैं नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। उन्होंने ब्रिटिश जनता के सामने भारतीय दृष्टिकोण को रखने के उद्देश्य से लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना की थी। उन्हें केवल एक भारतीय राष्ट्रीय आईएनसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उन्होंने वॉइस ऑफ इंडिया नाम के अखबार भी शुरू की थी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी जी का तो था ही, क्योंकि वो क्रिटिक्स थे, ठीक है। उसके बाद पहला वाला जो था, उन्होंने ब्रिटिश सामने दृष्टिकोण को रखने के लिए उद्देश्य में लंदन में ईस्ट इंडिया की स्थापना की थी। ये भी हम ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना देखे थे। उन्हें केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय आईएनसी का उत्तर, ये गलत है, पता है। जो दादा भाई नौरोजी साहब लगभग 3 बार बने थे, 3 बार बन चुके थे, ठीक है। एक तो 1886 में लाहौर वाला, फिर 1893 वाला, और 1906 जो दादा भाई नौरोजी बने थे वो बने थे, ठीक है। अब आते हैं, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला गलत हो जाएगा, तो 1 और 3 विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सर्वोच्चता की नीति निम्नलिखित शासकों में से द्वारा किसकी शुरुआत की गई थी। मतलब जो पॉलिसी ऑफ परमानेंटेंसी है किसने की थी, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने की थी, ठीक है। गवर्नर जनरल उस टाइम 1813 से 1823 तक था, तो उसने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है। हरिजन सेवक संघ, फॉरवर्ड ब्लॉक, तो आज़ाद हिंद फौज, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। तो देखो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है एनएम जोशी ने कहा था, तो ये वाला ही गलत दिया हुआ है। बाकी हरिजन का जो तो महात्मा गांधी थे, फॉरवर्ड ब्लॉक तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही किया था। आज़ाद हिंद फौज का जो एचआरए का था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, तो वो रास बिहार आज़ाद हिंद फौज का भी था। और रास बिहार ये सचिंद्र सन्याल जो आचार्य के थे वो तो हमें याद ही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो उपयुक्त घटनाओं के टाइम जो ना वायसराय कौन था, तो वायसराय एक ही था जो लॉर्ड वेलिंगटन था, उसी टाइम था, ठीक है। देखो सबसे पहले ना गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे 1931 से लेके 1936 तक। क्या हुआ था, यही था, लॉर्ड वेलिंगटन था 1931 से 1936 तक। गांधी जी ने पार्टिसिपेशन किया था किस में, सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1931 में, ठीक है। उसके बाद अनाउंसमेंट हो गई किसकी, अवार्ड की, वो रामसॉय जो अवार्ड था, अवार्ड की। तो गांधी जी घबरा गए, तो गांधी जी ने और BR अम्बेडकर जी ने पूना पैक्ट किया था उसके बारे में। CDM भी रिलॉन्च किया था गांधी जी ने। तीसरा जो टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 17 नवंबर के अप्रॉक्स हुआ था, और सितंबर में हो गया था उसी साल नहीं अगले साल, थर्ड वाले में 32 में हुआ था तीसरा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। फिर CDM को विड्रॉ कर लिया 1934 में, किसने, ये लोग कर लिए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आई थी। 1934 में CDM विड्रॉ हुई थी,
और ये आ गई हमारी 1935 में। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के लिए दादा भाई नौरोजी द्वारा किए गए सबसे प्रभावी योगदान यह था, यह अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को उजागर करते थे, प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या और भारतीयों के आत्मविश्वास की चीज़ों को करते थे को बहाल किया। किसी भी चीज़ से पहले सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया कि जो पहले तो जो खराब चीज़ें हैं उसको हटाया जाएगा ना, उन पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया था। तो उसमें से कौन सा सही है कि देखो, सबसे पहले नारोजी जी का कंट्रीब्यूशन ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा था। और वैसे ही वो थे जो अय्यर साहब थे ना, एक सुब्रमण्यम अय्यर जो द हिंदू के वो हैं, तो वो उन्होंने वो उस पर किया था। प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों के आत्मविश्वास को बहाल किया। देखो, इसमें ना दादा भाई नौरोजी का सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव था। वो जो हम स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं ना इकोनॉमी में, उनका भी यही रोल था। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ पहला ही होगा और दूसरे में उतना उनका रोल नहीं था। ठीक है, इसीलिए वो सब्सटेंशियली हमें लगता है वो गलत हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 54 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत? तो केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी, ये वाला। ठीक है, अधिनियम ने, मतलब 1909 की बात हो रही है, अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को गैर आधिकारिक बहुमत रखने की अनुमति दी थी। तो जो एक्ट था अलाउ किया था सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को रखने के लिए, विधान परिषदों के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी गई थी। पूरक मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने के लिए। ठीक है, वो अनुमति दी गई, जिसके इसने वायसराय की कार्यवाही परिषदों के साथ भारत के जुड़ाव का प्रावधान किया था। तो वायसराय का जो था एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ वो जुड़ाव का तो प्रावधान किया था। देखो 1909 में मॉडल मिंटो एक्ट है, ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रावधान हुए थे। द एक्ट वो इंक्रीज कर दिया था। तो ये बात सही है कि 16 से लेकर 60 से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में बढ़ा दिए गए थे नंबर्स। और इंडिया में मिलो जो मॉन्टे था वो हमारे पास ये सही था कि सदस्यों को पूरक प्रश्न जो था, बजट जो वर्ड है वो अलग बात है, लेकिन बजट में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने की बात थी, वो 1909 में स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और बट ये वाला गलत है हमारे पास सेकंड वाला, अधिनियम के केंद्रीय और सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और टू हैव अ नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स का नहीं था, वो इक्वल नंबर थे ही नहीं, इसलिए गलत हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ब्रिटिश भारतीय विलियम बेंटिक के शासन में निम्नलिखित में से कौन से न्यायिक सुधार किए गए थे? तो विलियम बेंटिक के टाइम में कौन कौन से सुधार किए गए थे देख लेते हैं। सरकारी अधिकारियों को उनकी आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों के लिए सिविल न्यायालयों के लिए जवाबदेह बनाया गया था। सिविल न्यायालयों का वर्गीकरण स्थापित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में फारसी की जगह अंग्रेजी भाषा ने ले ली थी। तो जो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसमें बोला है कि कूट में उत्तर सही करें, सही उत्तर चुनें। ठीक है, न्यायिक सुधार किए थे। तो हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट है, सरकारी अधिकारियों को उन्होंने आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों के लिए सिविल न्यायालयों के लिए प्रति जवाबदेह बनाए थे, ये बिल्कुल गलत है। विलियम बेंटिक ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको जवाबदेही बनाया था। अदरवाइज उससे सब ये लोग छुपाते थे, उसकी चीज़ों को कवर अप करते थे जो अंग्रेज थे। ठीक है, और सेकंड वाला जो है, मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड वाला सिविल न्यायालयों का वर्गीकरण स्थापित किया था, नहीं, सिविल कोर्ट्स का इन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं किया था। सर्वोच्च न्यायालय में फारसी की जगह अंग्रेजी भाषा ने ली थी। हाँ, फारसी की जगह अंग्रेजी भाषा ने ले ली थी। सेकंड वाला जो है स्टेटमेंट है वो गलत होने के बाद तीसरा वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन जो कोर्ट का था ना, वो इस्टेब्लिश हुआ था कॉर्नवालिस के टाइम पे। तो याद रखिएगा, कॉर्नवालिस जो कि वो खाता है ना कॉर्न, तो हमें जमींदारी सिस्टम जिसमें मिला था, जमींदारी सिस्टम मिला था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जिसे कहते हैं, तो उसका था। ठीक है, कॉर्नवालिस का। उसके बाद क्या है 55 का बी, तो हमारे पास ये थर्ड वाला ही करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ठीक है, राज्यों की परिषद और संघीय विधानसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया था। प्रांतों को सीधे ब्रिटिश क्राउन से अपना अधिकार प्राप्त हुआ और वे अपनी सुरक्षा पर धन उधार ले सकते थे। मताधिकार का विस्तार किया गया और कुल आबादी के लगभग आधे लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। अधिनियम ने अंतर्राज्यीय विवादों को निपटाने के लिए मूल और अपीलीय शक्तियों के साथ एक संघीय न्यायालय का प्रावधान किया था। तो ये भारत जो 1935 का एक्ट है उसके रिस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो देखो, सबसे पहले ना, पहला वाला तो बिल्कुल सही है कि राज्यों की जो परिषद है, मतलब हमारे डेडलॉक लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी। ठीक है, पहला वाला भी सही है। दूसरा वाला, प्रांतों को सीधे ब्रिटिश क्राउन से अपना अधिकार प्राप्त हुआ कि अपनी सुरक्षा के धन उधार ले सकते हैं। ठीक है,
वो भी था। उसके बाद बोला गया कि हाँ मताधिकार का विस्तार किया गया और कुल आबादी के लगभग आधे लोगों को वोट। नहीं नहीं नहीं, ये ना उनको मिला जो प्रिविलेज थे, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, अलग अलग क्लास के स्टेप थे, उनको मिला था, यानी कि आधे डायरेक्टली मिल गया था। फोर्थ वाला भी सही है कि अंतर्राज्यीय विवादों को निपटाने के लिए मूल और अपीलीय शक्तियों के साथ मतलब एपलेट पावर्स भी इंटर स्टेट डिस्प्यूट में दे दिए गए थे। तो 1 2 का 4 हो जाएगा सही। अब आते हैं ओरिएंटलिस्ट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड में बारे में क्या बात करता है, क्या उनकी सोच थी ओरिएंटलिस्ट में, ठीक है। तो उसमें क्या बोल रहा है कि पहला बोल रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग और ओरिएंटलिस्टों ने भारत के में अंग्रेजी कानूनों और अंग्रेजी तरीकों की का विरोध किया था। ओरिएंटलिस्ट जो थे ना, वो जो थे स्कूल ऑफ थॉट क्या करते थे कि ब्रिटिश कॉलोनियल जो एडमिनिस्ट्रेशन और स्कॉलर्स होगी आर्ग्यू करते थे इंडिया भी गवर्न होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू उनके ट्रेडिशन के अलावा। तो ओरिएंटेशन ओ लक्की करते थे, ठीक है। तो ओएस अलाउ करते थे। एंग्लिकनिज्म जो थे वो आर्ग्यू करते थे कि इंडिया को ब्रिटिश ट्रेडिशन के अलावा के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा पहला तो सही हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में, ठीक है। उन्होंने भारतीय स्कूलों में किसी भी तरह की पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत के खिलाफ तर्क दिया था। तो देखो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा क्योंकि वो जो ओरिएंटलिस्ट थे ना वो एम्फेसिस करते थे इम्पार्टिंग ट्रेडिशन में इंडियन एजुकेशन को और वेस्टर्न एजुकेशन को मिलाने की बात कभी नहीं की थी, ठीक है। तो उन्होंने अपोज नहीं किया था, मतलब कह सकते हैं अपोज नहीं किया था वेस्टर्न एजुकेशन को, बस अलग अलग जगह बोला था, नॉट अपोज इज द ये। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। उन्होंने भारतीय संस्थानों के साथ ब्रिटिश संस्थानों को समेटने का प्रयास तो किया था, ठीक है। तो हमारे पास जो हो जाएगा आंसर 1 और 3 विल राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है कि सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह विद्रोह 1770 के बंगाल अकाल के दौरान अंग्रेजों की कठोर आर्थिक व्यवस्था के खिलाफ था। हिंदुओं और मुसलमानों की समान भागीदारी मुख्य रूप से विद्रोह की विशेषता थी। विद्रोह के पीछे विफलता के कारणों में से एक महिलाओं का भागीदारी नहीं थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ इसी विद्रोह पर आधारित है। तो 58 में जो हमारे पास हो जाएगा सी, क्योंकि थर्ड वाला जो है विद्रोह के पीछे विफलताओं में से महिलाओं की भागीदारी नहीं थी, गलत है, ये पूरी की तरह गलत है। सन्यासी वाले में जो महिलाएं थीं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि मजनू शाह और वो लोग भवानी पाठक ये लोग थे। मजनू शाह तो वो थे लीडर थे, भवानी पाठक जी थी, देवी चौधरानी जी थी, ठीक है। तो ये लोग थे, पार्टिसिपेशन हुआ था जिसपे वो लिखी गई थी बुक, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड वाला गलत हो जाएगा, तो 1 2 का 4 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर से मैच करना है। क्रिस्प मिशन दे दिया है, ऐसे ऐसे करके मैच दिया है। क्रिस्प मिशन क्या था? संविधान सभा के सदस्यों की रियासतों के राजकुमारों द्वारा आंशिक रूप से नामित किया जाना, ठीक है। कैबिनेट मिशन क्या था? रियासतों में ब्रिटिश सर्वोच्चता का समाप्ति कैबिनेट मिशन था। माउंटबेटन योजना रियासतों की स्वतंत्रता को खारिज कर दिया गया था, ठीक है। तो हमारा जो स्टेटमेंट हो जाएगा पहला तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिस्प मिशन रिकमेंड किया था ना कि जो एंड ऑफ द वॉर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बना दिया जाएगा। सेकेंड वाला भी था कि कैबिनेट मिशन में रिकमेंडेशन दिया था ना प्रिंसली स्टेट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी उसके साथ रिलेशन नहीं रहेगा, वो अपना बना सकता है, ठीक है। तो सेकंड वाला भी सही हो जाएगा। तीसरा वाला भी करेक्ट है कि माउंटबेटन जो प्लान आया था 1947 में, उसने बेस्ड हुआ था कि कांग्रेस की डिमांड थी कि देयर शुड बी यूनिफाइड इंडिया, ऐसा नहीं कि बंटवारा टाइप्स हो जाए, वो अब पाकिस्तान बन गया वो अलग बात है। तो तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, भारत छोड़ो आंदोलन जनता को संभावित जापानी आक्रमण के लिए तैयार करने के लिए शुरू किया गया था। जनता के बीच यह डर था कि ब्रिटिश सरकार भविष्य में अपनी जापानी आक्रमण के खिलाफ एक कठोर नीति अपना सकती है। तो ये स्टेटमेंट दोनों ही बिल्कुल सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, QIM था, वो एक डेट याद कर सकते हैं, 8 अगस्त को 1942 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और बॉम्बे से ही स्टार्ट हुआ था। ऑल इंडिया जो कांग्रेस कमेटी थी वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही था कि क्या था कि जो आफ्टर क्रिस्प चला गया तो गांधी जी ड्राफ्ट किए थे रिजोल्यूशन की कॉलिंग की ब्रिटिश विड्रॉल करने के लिए नॉन वायलेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट एनी जापानीज इन्वेजन। तो वो चीज़ तो सही है कि द नेशनल लीडरशिप ये चाहते थे कि प्रिपेयर कर ले मासेस को पॉसिबल जापानीज इन्वेजन के लिए। वो इनको एक होप मिल रहा था, एक तरह की वो क्या कहते हैं किरण मिल रही थी, आशा की किरण, जहाँ पे अदर वो रिवीजन वो हो रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन बोला 61 वाला, फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्यों में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन अहिंसक जन संघर्ष की गांधीवादी निर्देश का पूर्ण पालन किया। कम्युनिस्ट और हिंदू सभा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। देखो सबसे पहले तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस ने, और QIM में वो लोग पार्टिसिपेट किए थे, एक्टिवली पार्टिसिपेशन हुआ था, क्योंकि उनको भी लग गया था कि अब ये लोग जा रहे हैं अंग्रेज, ठीक है।
फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबर्स में बॉम्बे और मूवी, सतारा, बड़ोदरा, हर जगह से लोग शामिल थे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है फॉरवर्ड ब्लॉक के रिस्पेक्ट में। ठीक है, स्टेटमेंट जो 2 है वो गलत है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में अहिंसक जन संघर्ष, मतलब जो हमारा नॉन वायलेंट वो मास स्ट्रगल नहीं था, एक तरह से जनरल पब्लिक अटैक हुई थी, सिंबल्स में बहुत सारे फोर्सफुली नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया था, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिसमें हम पूरी तरह से कह ही नहीं सकते कि गांधी मतलब थॉट जो था नॉन वायलेंस का वो रखा गया था। ठीक है, डू और डाई वाली चीज़ें थी। गांधी जी ने बोल दिया था कि करो या मरो, तो गांधी जी का जो मिलिटेंट मूड आ गया था डू और डाई का रिस्पेक्ट, तो उसको हम कह नहीं सकते नॉन वायलेंस था। तो पहला वाला, सेकेंड वाला गलत हो जाएगा। तीसरा जो है करेक्ट है, कम्युनिस्ट और हिंदू महासभा के जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, कौन कौन से कम्युनिस्ट, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, कम्युनिस्ट और जो हिंदू महासभा के लोग थे वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 1 और 3 विल राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है क्या 62 में असर्शन दिया है लीग ने मुस्लिम लोगों के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से कांग्रेस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। केवल मुस्लिम लीग के पास इस प्रकार का अधिकार था। तो जो भी लीग है रिफ्यूज़ की थी किस बात पे, कि रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द कांग्रेस विद द एम ऑफ सिक्योरिंग द राइट्स ऑफ मुस्लिम पीपल। तो सबसे पहली बात तो पहला वाला करेक्ट है। ठीक है, मतलब ये वाला करेक्ट है, ये वाला, पर सेकंड वाला नहीं, गलत है। ओनली द मुस्लिम है सच राइट, नहीं ऐसा नहीं था। मुस्लिम के पास ही, सिर्फ उन्हीं के पास नहीं थी और के पास भी थी, तो इसलिए अथॉरिटी उनकी रॉन्ग थी ना, तो सी सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनी बेसेंट के बारे में बहुत पूछता है कि एनी बेसेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। होम रूल आंदोलन करने के लिए वो जिम्मेदार थी। तो एनी बेसेंट जो है होम रूल के लिए जिम्मेदार थी, और हमें पता है कि तिलक जी और इनका भी दोनों लोग का चला था। ठीक है, होम रूल मूवमेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक भी थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक नहीं थी, लेकिन बाद में उनको चलाने वाली ही थी। ठीक है, तो ये वो ऑटकी और वो लोग मैडम ब्लास्टवी और हेनरी ऑलकट ने ये किया था। तो ये गलत है। ठीक है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये बहुत बार पूछता है कि उन्होंने किया था, पर बाद में उन्होंने जाके चेंज किया था उसी को चला के। ठीक है, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी, हाँ वो रही थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली वुमेन थी यही थी, एंशिएंट ये एनी बेसेंट। ठीक है, बाद में दूसरी बनी थी जो कि सरोजिनी नायडू थी, इंडियन वुमेन थी, ये तो इंडियन वुमेन नहीं थी। ठीक है, कैलकाटा के 1917 के सेशन में ये याद रख लीजिएगा, कैलकाटा के जैसे 1917 में जैसे जो सरोजनी नायडू जी थी वो उन्होंने 1925 में किया था, 1925 में कानपुर का सेशन किया था आईएनसी का, ये कैलकाटा का। तो कानपुर और कैलकाटा तो 1917 में, 1917 में, और ये क्योंकि 16 में तो वही होम रूल लीग मूवमेंट वाली स्टार्ट ही हुई थी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 64 में। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ठीक है, जॉन लॉरेंस की उत्कृष्ट निष्क्रियता की नीति शुरू की, लिटन ने गर्वित रिजर्व की नीति शुरू की थी। ठीक है, जॉन लॉरेंस ने स्टार्ट किया था और लिटन ने न्यू जो फॉरेन पॉलिसी होती है प्राउड रिजर्व वो भी स्टार्ट किया था। दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। जॉन लॉरेंस की ये स्टार्ट की गई थी। ठीक है, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्शन, और ये प्राउड रिजर्व। ठीक, बस खत्म। और यहाँ पे ना ये जो प्राउड रिजर्व है जो कि एम करता था कि साइंटिफिक बाउंड्रीज और सेफगार्ड करने के लिए स्पेयर ऑफ द इन्फ्लुएंस। एक सब्सिडी अलायंस आप लोग याद होगा 1799 में स्टार्ट हुआ, 98 में वो स्टार्ट किया था, वेली सली ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। टीटू मीर ने वहाबीवाद को अपनाया था और सरिया की वकालत की। अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्ज़ा गुलाम ने की थी। तो मिर्ज़ा गुलाम ने की थी, ये टीटू मीर के बारे में बात कर रहा है, तो ये दोनों ही बिल्कुल सही जाएंगे, स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं। टीटू मीर ने डिसिपल किया था सैयद अहमद बरेलवी को, फाउंडर ऑफ द वहाबी मूवमेंट के फाउंडर थे। ठीक है, तो अडॉप्ट किया था सरिया, ये भी सही है। अहमदिया एक सेक्ट थी, तो उन्होंने उसमें भी मिर्ज़ा गुलाम की स्थापना की थी। ठीक, क्रिप्स मिशन की विफलता का कारण क्या था, क्रिप्स मिशन क्यों फेल हो गया, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो उसके रीजंस बहुत सारे थे। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले, कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के प्रावधान के बजाय डोमिनेंस स्टेटस की पेशकश पर आपत्ति जताई थी। ये तो सबसे मेजर चीज़ था कि तब तक ये लोग जान गए थे कि हमें नॉर्मल चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता, हमें पूरी की पूरी आज़ादी चाहिए। ठीक है, तो 66 में पहला स्टेटस की पेशकश की गई थी। मुस्लिम लीग ने एकल भारतीय संघ के विचार की आंदोलन आलोचना की थी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग क्रिटिसाइज़ कर लिए थी कि इंडियन यूनियन की सिंगल यूनियन स्टेट्स के लिए। ठीक है, तो वो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्रिप्स मिशन में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे उन लोग को ऑफर करना था डोमिनेंस स्टेटस का इंस्टेड ऑफ प्रोविजन की कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थे।
ठीक है, जिसलिए ऑब्जेक्ट किया गया था। और रिप्रेजेंटेशन एक और ऐड कर लीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन हुआ था प्रिंसली स्टेट्स का बाय नॉमिनीज स्टेट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था। फिर मुस्लिम लीग ने क्रिटिसाइज़ कर लिया था, मुस्लिम लीग नहीं चाहती थी कि डिड नॉट लाइक द मशीनरी ऑफ क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, की भाई जैसे बना रहे हैं वैसे वो भी पसंद नहीं करते थे, ऑलमोस्टली कैंसिल हो गया था। ठीक है, दोनों के दोनों ही सही है। खुटकट्टी मतलब व्हाट इज़ अ खुटकट्टी सिस्टम, इन द रेफरेंस क्या है? खुटकट्टी सिस्टम जो होती है आदिवासियों की जो भू प्रणाली होती है ट्राइबल्स की, वो होती है खुटकट्टी मतलब खुटकट्टी। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 68। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किसमें की थी? व्यापक के सिद्धांत को वापस लेना, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम का अधिनियम, ठीक है, एनैक्टमेंट ऑफ द इंडियन हाई कोर्ट्स, विड्रॉल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्टफोलियो सिस्टम कब हुआ था? तो कितने में? लॉर्ड कैनिंग का था कार्यकाल में किया था। देखो लॉर्ड कैनिंग की जो हुई थी, और याद दिला दूँ 1856 तक 48 से लेके डलहौजी था, तो लॉर्ड डलहौजी था। उसके जस्ट बाद जो सक्सेसफुली कैनिंग आया था। ठीक है, तो हमारे पास जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट होते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 की अप्रॉक्स आई थी, और इसी टाइम में ऑर्डिनेंस आया था तब भी था, और विड्रॉल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्योंकि डलहौजी जस्ट कार्यकाल उसका खत्म हुआ था 56 का, तो डलहौजी का 58 में विड्रॉल हो गया था। ठीक है, और इंडियन पीनल जो कोड है मतलब आईपीसी का जो इनैक्टमेंट हुआ था, ठीक है, वो भी 1858 के अप्रॉक्स ही हुआ था। इनैक्टमेंट ऑफ द इंडियन हाई कोर्ट्स कोड ऑफ क्रिमिनल, सीआरपीसी और आईपीसी ये दोनों ही 1858 के अप्रॉक्स हुए थे। ठीक है, डन। अब आते हैं 69 पे। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इस सुधार के लागू होते ही समय चर्चिल अपने पहली बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रूप में नियुक्त हुए थे। जो चर्चिल थे वो पहली बारी में नियुक्त हुए थे। इस अधिनियम में द्वैध शासन को केवल 8 प्रांतों में लागू किया गया था। मतलब जो दायरगी थी 1919 में तो 8 प्रांतों में लागू की गई थी। ये वाला पहला वाला स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि इस सुधार के लिए लागू कर चर्चिल पहली बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और ये असत्य पूछा तो 1 हो जाएगा। और द्वैध शासन में 8 में ही की गई थी। 8 में आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, यूपी था, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब की प्रोविंसेस में थी। ठीक है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो 1918 में थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एडविन, वो मॉन्टेग्यू था और वो क्लैमफोर्ड था। ठीक है, उनका प्लान यही था कि रिफॉर्म को 1919 में प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के डेविड लॉर्ड जॉर्ज थे, तो जॉर्ज थे यहाँ पे। ठीक है, डेविड लॉर्ड जॉर्ज थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहला वाला यह सत्य था। आधुनिक भारत में ब्रिटिश अंतर्गत राजस्व प्रणाली के प्रयुक्त शब्द महाल से क्या अभिप्राय है? महल मतलब नॉट महाल, महल से। और महलवारी सिस्टम हमें पता है कि किसने लॉन्च किया था, और मैकेंजी और मुनरो 2 लोग थे। तो रैयतवारी जो है मुनरो किया था और अलेक्जेंडर रीड ने हेल्प की थी, और मैकेंजी ने सिर्फ और सिर्फ महलवारी सिस्टम किया था। तो ये एक जमींदारों के अंतर्गत संपदाओं के प्रयुक्त होता था, मतलब यही जमींदारी सिस्टम के थ्रू ही होती है। नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जो नेहरू रिपोर्ट है उसके संदर्भ में देख लेते हैं कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पूर्ण स्वराज, सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। ठीक है, तो ये चीज़ें दी हुई हैं और इसमें बोलना है कितनी सिफारिशें शामिल नहीं थी। नेहरू रिपोर्ट में कौन सी सिफारिश शामिल नहीं थी। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट आया था, और याद रखिएगा नेहरू रिपोर्ट जिसने पब्लिश किया था वो मोतीलाल नेहरू जी ने बनाई थी, ये नहीं कि जवाहरलाल नेहरू को 1928 में रिपोर्ट आई थी। और 8 मेंबर की कमेटी थी, 8 मेंबर्स की कमेटी थी, और ये एक तरह का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूट किया था। ये जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू जी, उनके टाइम में नेहरू रिपोर्ट ड्राफ्ट प्रपोजल थी, एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग थी, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। ठीक है, तो इंडिया को कॉलोनियल सेल्फ रूप से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए था, वो भी दिया हुआ था। पूर्ण स्वराज नॉट इंक्लूडेड ऑन द रिकमेंडेशंस, तो हमें पता है ये पूर्ण स्वराज नहीं था। ठीक है, तो उसमें पूर्ण स्वराज वाली बात पे रिकमेंडेशन पे नहीं था। बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो था वो ही रिप्रेजेंट कर रहा था, बाई कैमरल रिप्रेजेंटेशन हटा दिया जाएगा क्योंकि वो नहीं था, मतलब वो था, सॉरी। तो ये वाला पूर्ण स्वराज को कंसिडर करेंगे क्योंकि ये नहीं दिया हुआ था। फिर गवर्नर जनरल की बातें हुई थी कि हाँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होगी लेजिस्लेचर के लिए, जो एग्जीक्यूटिव होगी, ये भी था। फेडरल गवर्नमेंट जो थी सेंट्रल के पास रेजिडुअल पावर्स होंगी, फेडरल गवर्नमेंट की ये बात बोली थी। पंजाब और जो कोई रिजर्व सीट नहीं होगा पंजाबी और बंगाली कम्युनिटीज़ के लिए, ये सब चीज़ें थी। और मुस्लिम सीट कैन बी रिजर्व इन द प्रोविंसेस विद मुस्लिम का लगभग 10% के था। जुडिशरी सेपरेट होगी एग्जीक्यूटिव से। नेहरू रिपोर्ट में उस टाइम बोल ही दिया गया था सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द बॉम्बे, तो सिंध और बॉम्बे को सेपरेट कर देना चाहिए था। ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट होंगी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केवल 2 हो जाएगी जो कि नहीं दिया था। ठीक है, सॉरी मीन्स केवल 1 हो जाएगा, बी मतलब केवल 2 मतलब, और सब में तो सब दिया गया। ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कौन से 72 के बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट बोला है कि गांधी जी को देशद्रोह के आरोप में मार्च 1922 में गिरफ्तार किया गया था। जज बूमफील्ड ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के दौरान सभी लगे आरोप से बरी कर दिया था। तो सबसे पहले एक ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है, पहला वाला कि गांधी जी को देशद्रोह में 1922 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उस टाइम इनको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। और ये जो ब्रूमफील्ड था 6 साल की जो है बेसिस ऑफ द चार्जेस उसने सेंटेंस दिया था गांधी जी को। सेकेंड वाला गलत हो जाएगा, इतने कम से अंग्रेज महान होने लगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपावली घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इसकी घोषणा लॉर्ड इरविन द्वारा की गई थी। कौन सी? दीपावली डिक्लेरेशन जो फेमस है वो इरविन किया था। यह भारत के औपनिवेशिक दर्जों में से संबंधित थी, मतलब एक तरह की कॉलोनियल स्टेटस से रिलेटेड थी, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1928 में ये दीपावली डिक्लेरेशन किया गया था, लॉर्ड इरविन ने किया था, ठीक है। और 5 लाइन स्टेटमेंट थी, सिंपल नॉन लीगल लैंग्वेज के लिए टाइप सी, ठीक। बस कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में निम्नलिखित में से किन किन लोगों ने गांधी जी का असहयोग आंदोलन से जुड़े प्रस्ताव का विरोध किया था? तो किस किस ने किया था तो देख लेते हैं। मदन मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, एनी और विपिन चंद्रपाल ने। तो कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में ये किया गया था। 1920 की बात हो रही है, जो कांग्रेस अधिवेशन चला था मतलब कलकत्ता में। और इस सेशन को प्रिसाइड कर रहे थे कौन? लाला लाजपत राय जी कर रहे थे। और कैलकाटा सेशन में ही बहुत सारे लोगों ने ही गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ा प्रस्ताव को किया था, ठीक है, विरोध कर दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। काकोरी कांड में निम्नलिखित में से किन किन क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? काकोरी में किन किन को दिया गया था? अब्दुल्ला खान जी थे, प्रसाद बिस्मिल थे और रोशन सिंह, तीनों लोगों को दिया गया था। काकोरी का जो केस हुआ था ना, जो रॉबरी केस हुआ था, उसमें 1925 में काकोरी मीन्स लखनऊ, एक मिनट, जो 1925 में काकोरी लखनऊ में है वहाँ पे, तो असफुल्ला खान, राजेंद्र रहीरी, चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी जी थे, और कौन था? बस इतने लोग ज़्यादा थे। असफुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और चंद्रशेखर, मतलब तीनों सारे लोग थे। द्वितीय एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, टुक प्लेस इन वॉइसरॉय के काल में हुआ था। जो सेकंड एंग्लो हुआ था वो किसके वॉइसरॉय के काल में हुआ था? देखते हैं। पहली बात लॉर्ड लिटन कैनिंग रिपन, ठीक है, सब स्टेटमेंट दिया हुआ 76 में। तो एंग्लो हुआ था ना 1838 से लेके 1842 तक, ठीक है। और सेकंड वाला जो हुआ था उस टाइम वॉइसरॉय था लिटन, ठीक है, लिटन 1, एंड किया था सक्सेसर रिपन में। तो दोनों आ गया ना, लिटन और रिपन दोनों। तो कभी भी कैनिंग कहाँ से आ जाएगा? कैनिंग बहुत बाद आया था, 1857 में आएगा। तो तीसरा तो हम सबसे पहले काट देते हैं कैनिंग। तो 1 और 2 विल राइट, जो हमारा आंसर हो जाएगा, एक मिनट, की सेकेंड वाला काटते हैं, नॉट तीसरा, क्योंकि कैनिंग नहीं था ना। तो 1 और 3, ठीक है, अब राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? सबसे बाद में हुई थी बैरकपुर छावनी वाले में। देखो, सती प्रथा का उन्मूलन, अवध का विलय होना, सहायक जो अवध का मर्ज होना और सहायक संधि का लागू होना, ठीक है। तो सबके एजेस देख लेते हैं। जो हमारी सती प्रथा की थी 1829 में ही उसकी एबोलिशन कर दी गई थी। मर्जर अवध का लगभग 1856 में हुआ था, वही जब उसको मिस गवर्नेंस की वजह से उठा लिया गया था। और सब्सिडी अलायंस जो थी 1798 में हुई थी, ठीक है। तो बैरकपुर की जो वो हुई थी कंटोनमेंट वाला 1857 में हुई थी। ये तो हमें पता है कि भाई जब से वो 1857 की हल्ला हुआ था, मतलब जो नेशनल मूवमेंट होने लगी थी 1857 में, तो 1857 में तो आएगा एबॉलिशन होगी सती, मर्जर ऑफ दिस। तो सबसे लास्ट में कौन सा हुआ था? यही 1857 की वो जो बैरकपुर की कंटोनमेंट थी। दांडी नामक यात्रा कहाँ से आरंभ हुई थी? तो वो हुई थी साबरमती से। तेभागा मूवमेंट आंदोलन बताइए। ये आंदोलन फ्लाइड जो कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने की संघर्ष शुरू किया था। यह बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का अंतिम ब्रिटिश विरोधी कृषक आंदोलन है, ठीक है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पर ये ऐसा बोलना कि बिहार और उसका अंतिम वाला है, तो इम्पोर्टेंट लीडर्स देखो। पहली बात तो हमारे पास तेभागा मूवमेंट जो थी वो फेमस पीजेंट्स रिवॉल्ट थी और वो लास्ट में हुई थी 1946 तक हुई थी, ठीक है। बहुत पावरफुल मूवमेंट थी और रेंट के लिए थी 1/3, तो 1/3 ही नाम है उसका तेभागा। द मूवमेंट वॉज मूवमेंट ऑफ शेयर क्रॉपर्स और लैंड ओनर्स के बीच में जो शेयरिंग थी। इंपॉर्टेंट लीडर्स थे भवान सिंह, मतलब भवान सिंह और करपान सिंह, करपरन सिंह या कुछ करके कारपान सिंह, ठीक है। बस यही थे। तो 79 में हमारे पास सबसे यही पहला वाला जो है स्टेटमेंट इसने सही बोला, ये तेभागा वाले में था, तो सिर्फ और सिर्फ पहला वाला जगह, और ये अंतिम नहीं था बस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार
से ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? कराची सेशन में किया था, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था कराची 1931 में। और वही कांग्रेस मीटिंग जो हेल्प की थी कराची में, मीटिंग को चेयर कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लाहौर वाला तो उन्होंने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। इसी टाइम रिजोल्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम दीज वर ड्राफ्टेड बाय द जवाहरलाल नेहरू जी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम में शामिल था? कौन सा प्रावधान शामिल था? ठीक है, 81 में यही बोल रहा है। तो ये था हाई कमिश्नर की नियुक्ति, मतलब 1919 में। तो ये तो था हाई कमिश्नर की नियुक्ति 19, ये एक नया पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। अरेंजमेंट ऑफ द बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है, तो वो भी था, हाँ 1991 में। डायरेक्टली प्रोविंसेस में आ गई थी, लिमिटेड सफरेज टू वुमेन आई थी, तो सबके सब ही थे, ठीक है। एक मिनट, अब आते हैं नेक्स्ट में। बोल रहा है सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। दास प्रथा या अंत गवर्नर जनरल एलन बरो के काल में किया गया था। ठगी प्रथा का अंत गवर्नर जनरल बेंटिक के काल में किया गया। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता डलहौजी के काल में मिली थी, ठीक है। तो उपयुक्त सभी थे और कथन जो है सत्य हैं। दास प्रथा का जो है वो किया था एलन बोरो ने किया था, एलन बोरो ने किया था। स्लेवरी वॉज स्टॉप्ड एबॉलिश बाय दिस एलन बोरो, ठीक है। और यही मर्ज किया था पंजाब और सिंध को भी, ठीक है। ठगी सिस्टम अबॉलिश हुई थी गवर्नर जनरल बेंटिक में। विडो रिमैरिज हुई थी जो हुई थी डलहौजी के टाइम, ठीक है। बस खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिएगा। कौन से? लाल किला का ट्रायल, कैबिनेट मिशन की घोषणा, नौसेना जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखो, सबसे पहले लॉर्ड किसके टाइम हुई थी? वायसराय कौन था भाई? लॉर्ड वेवेल था। वेवेल प्लान भी आया था उस टाइम। लाल किला का ट्रायल हुआ था, कैबिनेट मिशन हुई थी। तो जो 44 से लेके 44 से 47 तक यही तो चल रहा था, लॉर्ड वेवेल। तो उसके बाद, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित दिया हुआ है? इंडियन लीग दिया हुआ है और शिशिर कुमार घोष दिया हुआ है, बिल्कुल। इंडियन एसोसिएशन दिया है, आनंद मोहन बोस दिया है, बोस, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक। उसके बाद दिया लंदन इंडियन सोसाइटी, विनायक दामोदर सावरकर जी का, तो वो गलत है क्योंकि लंदन जो सोसाइटी थी वो दादा भाई नारोजी की थी, ठीक है। तो तीसरा गलत हो जाएगा। 1 and 2 विल राइट आंसर। स्वदेशी आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो थी स्थापित हुई थी? स्वदेशी के आंदोलन लगभग बहुत सारी संस्थानें थी जो स्थापित हुई थी। तो डॉन सोसाइटी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, रंगपुर, तो सारे के सारे हुए थे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खिलाफत स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। जो खिलाफत स्वराज पार्टी थी उसमें क्या बोल रहा है कि जो खिलाफत काउंसिल थी, द पार्टी स्टैब्लिश टू एंटर द काउंसिल्स। गांधी जी इस पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों का समर्थन किए थे, खिलाफत मूवमेंट जो चली थी। तो दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। अंग्रेजों द्वारा हिंदू और मुस्लिम तीर्थ स्थानों की यात्रा पर लगाया गया प्रतिबंध इसका तात्कालिक कारण था, मतलब जो एमरजेंट का जो कारण था यही था, बिल्कुल सही था, इसीलिए तो इतनी ज़्यादा तेज़ी से फटा था, ठीक है। और सन्यासी प्रभावित क्षेत्र ढाका, रंगपुर और मैनपुर थे। विद्रोही ने समांतर सरकार बना ली थी, तो विद्रोहियों ने वो एक तरह का पैरेलल गवर्नमेंट बना ली थी, ताकि उनको क्या लग रहा था कि बहुत दिक्कत होने वाली, जिसमें उनमें से मजनून शाह, देवी चौधरानी जी अगर बोले कि वुमेन थी पार्टिसिपेट कर रही थी। इसी टाइम आनंद मठ लिखा गया था, 1770s और 1773 की बात है, जिसमें इसी बेसिक्स पे लिखा गया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच में प्रसा से शुरू हुआ था? 7 वर्षीय जो युद्ध हुआ था वो किस टाइम चल रहा था? 7 years वॉर चल रहा था, तो वो थर्ड जो कार्नेटिक वॉर था उस टाइम चल रहा था, ठीक है। थर्ड कार्नेटिक वॉर में चल रहा था, कार्नेटिक वॉर था ये, कर्नाटका का वॉर नहीं, कार्नेटिक वॉर था, अच्छा, ठीक है। 7 years का प्लान जो चल रहा था, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन से अंग्रेज सेना नायक नेतृत्व में वॉन्डीवॉस का युद्ध हुआ था जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई थी? फ्रांस जो थे वो हार गए थे वॉन्डीवॉस के युद्ध में, जो कि तमिलनाडु में है। तो ये थर्ड वाला सर आयरेकूट था, तो सर आयरेकूट बी वाला ही आंसर हो जाएगा। उस टाइम सर आयरेकूट था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी उस टाइम जो ट्रीटी ऑफ वॉन्डीवॉस में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, ठीक है, बस याद रखिएगा। अब आते हैं जॉन सुमरन, ठीक है, मैच करना है। जॉन सुमरन, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, कैप्टन हॉकिंस और जो फ्लोरेंस मार्टिन है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है इसमें? सुमेलित सही नहीं दिया। जॉन सुमरन तो मुगल सम्राट जो था परुक्सियार के विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, पहला। तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा तो बिल्कुल ठीक है, अल्मोड़ा और अल्फांसो बाद में आता। कैप्टन हॉकिंस अंग्रेज का जिसने सम्राट जहांगीर को भेंट दी थी, बिल्कुल सही है, दोनों तो एकदम सही है। फ्रांसोइस मार्टिन जो था वो जो दिया हुआ था पौंडीचेरी का गवर्नर था, पहला, तो मद्रास का नहीं था, पौंडीचेरी का था। मॉर्टिन लूथर विद पौंडी,
ठीक है। जॉन सिमरन जो है हेड ऑफ द डेलीगेशन हु हैज़ रिसीव्ड स्पेशल बिजनेस फैसिलिटीज़ फ्रॉम द मुगल एम्पर फारूकसियार, ठीक है, फारूकसियार से मिला था उसको जॉन सिमरन को, ठीक है। तो ये डी आज आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 1857 के विद्रोही नेता दिए हैं, विद्रोह को कुचलने वाले सेना नायक दिए हुए हैं। तो मौलवी अहमदुल्ला खान, बहादुर खान, बेगम हजरत महल, लियाकत अली, तो ये लोग जो दिए हैं देख लेते हैं। देखो बेगम हजरत महल का कैसे याद करना चाहिए। एक तो बेगम हजरत महल जो थी वो लखनऊ से थी, ठीक है। कैम्पबेल जो थी, तो बेगम हजरत महल कैम्पबेल, तो सी का 1 अगर करें, सी का 1 सिर्फ और सिर्फ इसी में हो तो आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेगम जो है कैम्पबेल की आइसक्रीम्स आती हैं, तो कैम्पबेल को ऐसे आइसक्रीम से रिएक्ट करा सकते हैं। और लियाकत अली जो थे, तो लियाकत अली जो है उनका तो हमें पता ही है कहाँ से थे, लेकिन झांसी रानी लक्ष्मीबाई थी तो रोज़ था, हीरोज़ था, ठीक है। और उसमें दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र थे, तो बहादुर शाह जफ़र जो थे वो थे। और बस इसमें हमारे पास हो जाएगा मौलवी अब्दुल्ला साहब का हो जाएगा 4th जनरल रेनार्ड, और जो खान बहादुर खान थे उनका हो जाएगा विसेंट आयर। लियाकत अली जो है डी का वो हो जाएगा कर्नल नील। तो लियाकत में नील कर दो, लियाकत में नील कर दो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है। बक्सर का जो युद्ध है उसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ठीक है। 92 में बक्सर में क्या बोल रहा है कि बक्सर के युद्ध संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। बॉब की थी, बिल्कुल सही बात बोला इसने। बक्सर का युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व अंग्रेजों ने अवध के नवाब की सेना से असद खान को धन का लालच देकर अपनी ओर कर लिया था। हाँ, तो ये था कि धन लालच देकर अपनी ओर कर दिए थे। और बक्सर के जो युद्ध था ना, नवाब, अवध का नवाब, ठीक है, मुगल एम्पर थे मीर कासिम, ज्वाइंट किए थे एक तरफ आर्मी में, और बक्सर में हेक्टर मुनरो था, ठीक है। तो ये 23 अक्टूबर मतलब 1764 में ये हुआ था, ठीक है। बस अब आते हैं, तो इसका मतलब सी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। जो नील इंडिगो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बारे में। दीनबंधु मित्रों ने अपने नाटक नील दर्पण में नील बगान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण किया है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नील विद्रोह की घटना झारखंड सिंह भूमि जिले भूमि में हुई थी। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो कथन ही सही है। और जो नील जो विद्रोह हुआ था फार्मर्स के कल्टिवेशन को स्टॉप करने के लिए हुआ था, ठीक है। तो जो एरिया तो झारखंड वाला गलत दिया हुआ है, सिंहभूम में, ढाका, मालदा और जिंजापुर में दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं दिया है? खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, खेड़ा दिया है, स्वदेशी दिया है, होम रूल दिया है। तो होम रूल मतलब ऑब्वियस ही बात है, होम रूल तो बिल्कुल सही दिया है। जो खेड़ा वाला था 1718 में ही हो रहा था। चंपारण का था, ठीक है, उस टाइम नहीं था, 14 में 17 में था ना, उसी टाइम। स्वदेशी का आंदोलन था, वो जो स्वदेशी आंदोलन था 1905 में ही चला था। गदर आंदोलन जो है गलत दिया है, 1913 में था, 23 में नहीं था गदर, ठीक है। मतलब उस टाइम जब 1913 में कुछ था, नहीं, बस इसे याद कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल इंडिया होम रूल लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। 2 होम रूल आंदोलन शुरू हुए थे। एक का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक जी कर रहे थे और दूसरा का एनी बेसेंट कर रही थी। बिल्कुल सही है, दोनों अलग अलग कर रहे थे। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ये दोनों सही है। 16 दिसंबर 1916 में ही की गई थी। और उस टाइम ये कह सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी प्रिसाइड कर रहे थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पटना में, ठीक है। अब आते हैं पाइका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। पाइका विद्रोह उड़ीसा की पाइक जाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह है। कीरत सिंह के नेतृत्व में इस विद्रोह को अंजाम दिया था, ठीक है। तो सबसे पहला ही सही हो जाएगा कि जो पाइका रिवॉल्यूशन था वो उड़ीसा के आसपास है, तो ये उड़ीसा के आसपास है, ये तो है। और इसके जो लीडरशिप थे बक्सी, वो जगबंधु विद्याधर जो थे वो थे, ठीक है। तो वो इसीलिए पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। और द गिफ्ट द मोनोथिस्ट जो थे वो राजा राम मोहन जी राय थे। संवाद कौमुदी भी थे, वो भी बंगाल में लिखी गई थी। तो ये फेमस किताबें इनकी। अब आते हैं नेक्स्ट, संस्था थी और संस्थापक थे, मतलब फाउंडर कौन कौन से थे देख लेते हैं। पहले तो इन्होंने दिया हुआ है प्रार्थना समाज महागोविंद रनाडे जी। तो प्रार्थना कर रहे थे तो गोविंद से प्रार्थना ही करेंगे हम। आत्मीय सभा जो है राजा राम मोहन रॉय थे, ये तो थे, बिल्कुल सही। इंडियन एसोसिएशन, इंडिया की जो एसोसिएशन है तो मोहन से बनेगी ना, आनंद और मोहन से बनेगी, तो ठीक है। यूनाइटेड इंडिया जो है सैयद अहमद खान है, ठीक है। तो यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन, तो ये सारे के सारे ही सही हैं, सब मेरे दिए हुए हैं। सन्यासी विद्रोह के नेतृत्व में, मतलब लीडरशिप सन्यासी विद्रोह कौन कर रहा था?
सन्यासी वाला तो एक ही जो मधुम शाह और देवी चौधरानी जी थी, सन्यासी वाला भी पढ़ के आए 1773 में, ठीक है। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो ये सब जो भी किताबें लिखी गई हैं वो मैच करनी है। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी थे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, ठीक है। और हमारे अखिल भारतीय जो थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के थे वो थे जोशी साहब। इंडियन एसोसिएशन का अभी हमने जो इंडियन एसोसिएशन थी अभी हमने पढ़ा, तो उनके थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। देव समाज जो थे, देव समाज का था 1 अग्निहोत्री जी, ठीक है। तो देव समाज जो थे अग्निहोत्री, तो हमारे पास जो 100 का वो हो जाएगा ए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सत्य शोधक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। अब वो बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हो गए वही, तो ये ज्योतिबा फुले जी बनाई थी, ये तो हमें पता ही है ज्योतिबा फुले जी का था। समाज का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों एवं निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार करना होता था, यही मोटिव था मेनली, ठीक है, निम्न जाति और वुमेन का। ज्योतिबा फुले ने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया 1873 में, उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, ठीक है, दोनों बिल्कुल सही है। सन 1857 के विद्रोह का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ द रिवॉल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें से स्टेटमेंट में कौन सा कथन दिया हुआ है, इसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने तथा राष्ट्रीय भावना विकसित करने की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इस विद्रोह में भारतीयों को एकता और संगठन का पाठ पढ़ाया गया जो भविष्य में उनकी प्रेरणा का स्रोत बन गया था, ठीक है। और ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है सही दिए होंगे। उस टाइम में ये लोग रियलाइज़ कर गए थे कि हमारे यहाँ यूनिटी कितनी ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है, यूनिटी है ही नहीं। यदि सिंधिया विरोध में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल बोरिया बिस्तर समेट लेकर वापस जाना पड़ेगा। ये जो स्टेटमेंट था ये कैनिंग का था, ठीक है। सिंधीज जो थे बहुत पावरफुल थे उस टाइम, और ये लोग अपने टाइम में कर लिए थे ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। 104 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं दिया हुआ है। 1815 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी, ये राजा राम मोहन रॉय जी ने की थी 1815 में, तो वो तो प्रिकर्सर थे जर्नलिज्म के, तो वो तो सही है। 1821 में स्पेनिश क्रांति की विफलता से राजा राम मोहन रॉय जो दुखी हो गए थे, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। ब्रिस्टल के 1833 को राजा राम मोहन की मृत्यु हो गई थी, तो ब्रिस्टल में ही उनके वो है, राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता था, बिल्कुल सही है। जो 1821 वाला जो है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है, स्पेनिश अमेरिका वाला। जो एक्सप्रेस किए थे हैप्पीनेस को, ना कि सैड थे, वो खुश थे, हैप्पीनेस, ठीक है, उसी को चेंज कर दिया। ब्रह्म समाज जो है नामक संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ब्रह्म समाज, ठीक है, तो 105वें का बात बोल रहा है। तो राजा राम मोहन रॉय इसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन रॉय जी किए थे, 1828 में किए थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयां जैसे सती प्रथा, बहुत सारी बुराइयों को हटाना था, और ये बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। राजा राम मोहन रॉय ने भारतीय वर्नाकुलर तथा वैदिक शिक्षा के प्रति अपना समर्थन जताते हुए यह हमारे संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, ये बोल दिया था वर्नाकुलर का, ये बोल रहे हैं। इन्होंने 1815 ईस्वी में हिंदू धर्म के मतलब आत्मीय सभा को प्रमोट कर मोनोटोनस ओपिनियन ऑफ हिंदुज्म के लिए बात की गई थी। और कौन सा कथन सही है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला सही है। पहला वाला बोला है ना कि जो प्रमोशन था राजा राम मोहन रॉय थे और द्वारकानाथ टैगोर जी थे, वो दोनों लोग लेके प्रमोट किए थे, ठीक है। और पहला वाला बिल्कुल गलत दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये जताते हुए नहीं बोला था कि ये कंप्लीट डेवलपमेंट में काम देगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाना है। कांग्रेस का अधिवेशन और अध्यक्षता कौन कौन कर रहा था, तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, और वो मतलब मुझे लगता है एल्डेस्ट थे, ठीक है, और बहुत बार किए थे। तो उस टाइम ही बनारस का अधिवेशन जो चल रहा था 1905 वाला था, इसमें पूछ रहा है कि तो जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था, बनारस का अधिवेशन रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हुआ था, तो ये जो मैच करा रहा है, ठीक है, जो कलकत्ता का अधिवेशन है वो भी देख लेते हैं। फिर दूसरा बोल रहा है कलकत्ता का अधिवेशन, बनारस का अधिवेशन, सूरत का अधिवेशन। सूरत का अधिवेशन में तो सिंपल सी बात दिख रही है कि तो जो बनारस में अधिवेशन हुआ था वो अलग है। तो देखो कलकत्ता का अधिवेशन, सूरत का अधिवेशन, लाहौर का, सिंपल सी बात है। जो हमारा ए है उसका जो है 4th वाला, क्योंकि बनारस का अधिवेशन हमें पता है गोपाल कृष्ण गोखले थे, जल्दी करते हैं। तो 1905 में जो सूरत स्टेट के बारे में बात हुई थी, ठीक है, मतलब 1906 में, तो कांग्रेस के अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, तो ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। बी का 3 कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था दादा भाई नौरोजी ने किया था, जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 1906 की बात हो रही है, जहाँ पे सूरत स्प्लिट हुआ था, दादा भाई नौरोजी थे, तो दादा भाई के टाइम में ही स्प्लिट हो गया था। 1907 में कांग्रेस के पास सेशन में सूरत हुई थी, तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुई थी। और कौन थे रास बिहारी
जो जब स्प्लिट हो गया था अप्रॉक्स में, पहले से ही वो हो रहा था, सूरत अधिवेशन का 1 हो गया तो सी का 1, और लाहौर का हो जाएगा जो हमारा जो है 1929 हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू लाहौर का, ठीक है। जो लाहौर का था 2 बार हुआ था। एनुअल सेशन ऑफ INC वॉज हेल्ड इन लाहौर 31 दिसंबर को 1929 में भी, ठीक है। प्रेसिडेंट उसके जवाहरलाल नेहरू थे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। इस जो है मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था, अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। अभी हमने देखा कि 1929 की बात है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रिटिशकालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। 1770 के दशक पर आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौरान से गुजरने लगी थी, ठीक है। बेसिक वो दिया है, क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे और खेती पैदावार घटती जा रही थी। तो बेसिक रीज़न था कि इनके बार बार अकाल पड़ रहे थे। बंगाल की सबसे ज़्यादा इकॉनमी ख़राब हुई थी। ब्रिटिश अधिकारी का मानना था कि कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा और ऐसा तभी किया जा सकेगा जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे। तो ब्रिटिश का तो यही रहता था कि हाँ, तभी जब संपत्ति का अधिकार प्राप्त करेंगे तभी जाके देंगे, ठीक है। यंग बंगाल जो आंदोलन हुआ था, यंग बंगाल मूवमेंट जो हुई थी, वो कैसे हुई थी? यंग बंगाल मूवमेंट वॉज एस्टैब्लिश इन द बंगाल, ये 1828 में हुई थी अप्रॉक्स, ठीक है। तो जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से रैयत की रक्षा, सरकारी नौकरियों में ऊंचे वेतनमान के अंतर्गत भारतीय लोगों को नौकरी दिलवाना, प्रेस की स्वतंत्रता, उपयुक्त सभी दिए हुए थे, ठीक है। पारसी धार्मिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। 111 की बात हो रहा है। पारसी लोगों में धार्मिक सुधार 1851 में रहमानी मज्जादसन सभा का आरंभ किया गया था। मजदायासन सभी को प्रारंभ करने के दादा भाई नौरोजी और SS बंगाली की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ये बोलाई सभा का उद्देश्य स्त्रियों की शिक्षा, विवाह और पारसी सामाजिक रीति रिवाजों का आधुनिकीकरण करना था। बिल्कुल सही है, तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। और ये जो सभा होती है, बेसिक क्या होता है, जो मोटो होती है ना किसी भी स्कीम की चीज़ों की, वो सही होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रमुख जन विद्रोह प्रभावित जो क्षेत्र होती है कौन कौन से? एक तो होती है भिल था, तो भिल जो विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र के अप्रॉक्स हुआ था। तो जो मोपला जो है वो केरला में हुआ था। मोपला रिवॉल्ट हुआ था केरला में 1836 लेके 1981 तक। रंपा रिवॉल्यूशन जो हुआ था आंध्र प्रदेश, तो रंपा विद मैच विद द आंध्र प्रदेश, ठीक है। पाबना जो हुआ था वो अलग था, पाबना जो था वो बचेगा हमारे बंगाल में। तो उड़ीसा पाबना एक ही टाइप के हैं, तो हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएंगे डी। तो ए का 2, ऐसे बी का 1 हो गया और सी का 3 है, डी का 4, ठीक है। शिक्षा पर वुड का घोषणा, मतलब वुड्स मैनिफेस्टो के बारे में बात करते हैं। वुड मैनिफेस्टो, ठीक है। तो वुड मैनिफेस्टो में देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है कि देखो वुड मैनिफेस्टो में क्या है, चार्ल्स उच्च शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम और स्कूली स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषा रखना होता है, ठीक है। इसने स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। तो हाँ, बल तो दिया था, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस एक्ट को गैगिंग एक्ट के द्वारा गला घोटन कानून का उपमान दिया गया था? तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ही किया गया था, क्योंकि इसमें इतना लैंग्वेज के रिस्ट्रिक्शंस कर दी गई थी कि वो लोग प्रकाशित नहीं कर सकते थे। इन अदर वर्ड्स जो एक्ट कुड ओनली अप्लाई ऑन द सोम प्रकाश, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस जो आया था ये एक टाइम पे अमृता बाजार पत्रिका जो लोकल लैंग्वेज में था, तो उन लोग को लगता था कि रिवॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ा रहे हैं सब, तो इसीलिए रिपन ने इसको रिपील भी किया था। तो रिपन ने रिपील कर दिया था बाद में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे 115। अधोगामी प्रोवेशन सिद्धांत के निम्नलिखित में से किसने जाना गया है? तो ये लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र जो है लॉर्ड मैकाले का, तो उसी का एक वर्ड डाउनवर्ड पेनिट्रेशन थियरी कहते हैं। डाउनवर्ड पेनिट्रेशन थियरी जो है, और इसने मैकाले मिनट भी लाया था ना एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में, इसीलिए, ठीक है। बरदौली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा, जो बरदौली के जो सत्याग्रह होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, पहला तो है बरदौली सत्याग्रह की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक और सफल आंदोलन रहा है बरदौली का, ठीक है। यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में चलाया गया था। आंदोलन के सफल होने पर वहाँ की महिलाओं ने पटेल सरदार की उपाधि भी दी थी। तो ये जो आंदोलन हुआ था बरदौली का, उस टाइम लगभग ये 1922 के अप्रॉक्स हुआ था, सपोर्ट किया गया था बरदौली की, ठीक है। अब आते 117। प्रारंभिक राष्ट्रवादी
चरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक सुधारों की मांग नहीं की गई थी? तो कौन सी नहीं की गई थी? तो भारत परिषद को समाप्त नहीं करना है, ये मांग नहीं किया गया था, इसमें कोई दो राय भी नहीं थी। अब आते हैं बाइकैमरिज्म, तो अच्छा था ना ये 118 निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों में शामिल नहीं थी? नेहरू रिपोर्ट ऊपर भी पढ़े हैं, कौन सी शामिल नहीं था? सांप्रदायिक चुनाव की जो पद्धति की बनाए रखना और संयुक्त निर्वाचन पद्धति के साथ अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का प्रावधान करना, ये नहीं था। ठीक है, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा हम इंडियंस चाहते नहीं थे ना कि सांप्रदायिकता आए, मतलब एक तरह की कम्युनल इलेक्शन हम प्रमोट करें, नहीं गांधी जी भी चाहते थे। ठीक है, तो वो सारी रिपोर्ट में नहीं थी। 119 में देखते हैं असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन है। देश में विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपाली, आसफ अली जैसे कई वकीलों प्रैक्टिस छोड़ दी थी। तो ये असहयोग आंदोलन हुआ था ना, तो इसमें बहुत मेजर मास का था कि हाँ सारे लोग छोड़ दिए थे, जो नौकरी कर रहे थे गवर्नमेंट और इन सब चीज़ों की, वो छोड़ चुके थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन का कारण नहीं है? ठीक है, असहयोग आंदोलन का कारण कौन सा नहीं दिया है? तो ये एक सुपरफिशियल बोला है कि चौरी चौरा घटना जो है वो कहाँ से असहयोग के आंदोलन का कारण हो सकती है, और जो सब हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मोंटफोर्ट रिफॉर्म्स की मुख्य विशेषता में से शामिल नहीं दिया हुआ है? कौन सा नहीं है? ठीक है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार बिल्कुल था। ठीक है, राज्यपाल विधेयकों को वीटो कर सकता था और अध्यादेश जारी कर सकता था। तो वही गवर्नर जनरल की बात है, दोनों इसी के पास था। गवर्नर जनरल ने प्रांतों में आरक्षित विषयों में पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा था। ऑब्वियस सी बात है, वो ट्रांसपोर्ट और रिजर्व सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो आरक्षित में भी किया था। तो इनमें से कोई नहीं है, ऐसा कि नहीं है कि अलग है। निम्नलिखित में से कनिंगम परिपत्र जो है वो क्या एक शक्तिशाली आंदोलन शुरू किया गया था? तो क्या बोल रहा है, तो किसमें किया गया था? असम में किया गया था, कनिंगम। ठीक है, 123 देख लेते हैं। अहरार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या क्या बोल रहा है? 1906 में ईस्वी में बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा इस आंदोलन का आरंभ किया गया था। आंदोलन का नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजल खान, मौलाना जफर अली खान, हसन इमाम, नजरुल इत्यादि ने किया था। तो ये चीज़ें भी थी, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था, उसी टाइम पहला वाला भी दिल्ली दरबार एक टाइम हुआ था 1877 में। ठीक है, तो दिल्ली दरबार में क्या बोल रहा है, ये इनमें से कौन सा सत्य है? ठीक है, तो इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी के स्वागत में लॉर्ड हडिंग द्वारा 12 सितंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। दरबार में बंगाल का विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई थी और तथा बंगाल प्रांत का पुनः गठन किया गया था। इसी के तहत 23 दिसंबर के 1912 से दिल्ली को नई राजधानी के रूप में परिवर्तित किया गया था। तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन के संबंधित में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा प्रयोग करते हुए। उत्तर देखते हैं। द्वैध शासन बंगाल में 1765 की ईस्वी के इलाहाबाद संधि के अंतर्गत लाया गया था। यह शासन बंगाल के अतिरिक्त बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। तो ये शासन उस टाइम अतिरिक्त बिहार और बंगाल में लागू कर दिया गया था और क्लाइव के द्वारा स्थापित 1772 के वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया था। ये क्लाइव किया था और वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। बंगाल के प्रशासन को द्वैध शासन की प्रणाली के परिणाम स्वरूप दीवानी और निजामत में विभाजित कर दिया गया था और ये मेजर रीजन भी था द्वैध शासन का। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। डायरेक्टरी सिस्टम इंडिया में रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, इंट्रोड्यूस किया था, तो वो तो है ही। अब 126 देख लेते हैं। कैसे समाचार दिए हैं, उनकी पत्रिकाएं दे दी गई हैं। न्यू लाइफ जो है नव जीवन गांधी जी का था, साइलेंट हीरो का कह लो। और मूक नायक का जो एडिटर थे वो थे BR अम्बेडकर जी, नए जीवन MK गांधी और न्यू इंडिया जो है वो भी था। तो 126 का हमारे पास है सिर्फ 1 to 4 मार्तंड जुगल किशोर था। न्यू इंडिया इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, न्यू इंडिया, न्यू मिरर और न्यू इंडिया अलग था। ठीक है, तो स्टार्टेड बाई ये एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट ओपिनियन, और ये इंडिया वाली तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 1 2 का 4। ठीक है, ठीक है, तो अब आते हैं भारत सरकार के अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कौन सा कथन जो है सही दिया हुआ है ये पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है और बहुत सारी चीज़ें हमने वहीं से उठाई हैं। फेडरल कोड, फेडरलिज्म और गवर्नर के बहुत सारे टॉपिक्स थे, वो इमरजेंसी के प्रोविजंस, बहुत सारी चीज़ें उठाई हैं हमने यहाँ से। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। अधिनियम ने 3 सीटों के संदर्भ में केंद्र इकाई और यही से लिया गया है कि भाई कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। ठीक है,
इसके इसमें केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान भी किया गया है। तो 127 का जो सी है वही सही हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। परमानेंट सेटलमेंट जो है कॉर्नवालिस ने लाया था, कॉर्नवालिस, ठीक है। और उसमें सनसेट क्लॉज भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो यह ब्रिटिश के 19% जो भूभाग है वो उसके लिए था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था 93 में। 1799 में आ गया था वो सब्सिडी अलायंस। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बॉम्बे में की गई थी। वाराणसी उत्तरी कर्नाटका में लागू की गई थी। तो इसमें उपयुक्त जो है हमारे पास बोल रहा है कि कौन सा कथन जो स्टेटमेंट है कूट जो मैच करना है 128 में। सारे तो करेक्ट हैं, तो लिखा है कि अनकरेक्ट मतलब असत्य पूछना है तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत में आर्थिक उपनिवेशवाद के सर्वाधिक कट्टर आलोचक नहीं थे। तो कौन से सर्वाधिक कट्टर आलोचक नहीं थे? वो बाल गंगाधर तिलक थे, वो नहीं थे। और बाकी ये आरसी दत्त, दादाभाई नौरोजी, ये लोग सारे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पे काम कर रहे थे। 1857 के संघर्ष में सामाजिक धार्मिक कारणों की कौन सा कथन शामिल नहीं था, ठीक है। कौन सा नहीं था? तो वो था ब्रिटिश शासन में नए फौजदारी और दीवानी कानूनों का प्रवेश। 131 रैयतवारी और महलवारी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिएगा। तो ये हो जाएगा रैयतवारी जो लागू करने का श्रेय टॉमस मुनरो को जाता है और महलवारी का जो है मार्टिन बर्ड को जाता है। तो ये स्टेटमेंट बोला असत्य पूछा है ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। रैयतवारी जो है वो तो है, अच्छा महलवारी जो है मार्टिन बर्ड को जाता है, ठीक है। महलवारी एक और जो मैकेंजी था उसको भी जाता है। रैयतवारी करेक्ट था, 51% के लिए था और महलवारी 30% के लिए था। रैयतवारी वॉज द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड, ये था रैयतवारी ब्रिटिश का, ये था, ठीक है। 51% और 30%, ये भी बिल्कुल सही है। रैयतवारी को सबसे पहले तमिलनाडु की बारहमल जिले में लागू किया गया था, वहीं महलवारी के दक्कन उत्तर भारत के प्रांतों में किया गया था। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। डी वाला तो बिल्कुल वो बोल रहा है कि कौन से कथन असत्य है, तो उपयुक्त में से कोई भी असत्य नहीं है। एक बात बताना था, थॉमस मुनरो के साथ साथ जैसे अलेक्जेंडर रीड था, ठीक है, ऐसी मैकेंजी के साथ मार्टिन बर्ड होगा, ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट ऐसा दिख रहा है। किसी समय महात्मा गांधी ने सहयोगी रह चुके उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो उस टाइम कौन थे? तो वो रामास्वामी नायकर जो थे, आत्मसम्मान जो सम्मेलन था साउथ में, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जिसे कहते हैं, रामास्वामी नायकर। लॉर्ड लिट्टन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कौन से हैं? जो ABCD है, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बात किया था लॉर्ड लिट्टन। शस्त्र जो आर्म्स एक्ट है तो उसी टाइम आया था 1877 में, जो बोला था मैंने। दिल्ली दरबार के बारे में बात हुई थी तो इसी टाइम हुई थी। सिविल सेवा के जो प्रवेश परीक्षाएँ होती हैं ये इस टाइम नहीं की गई थी, तो ये गलत है। लॉर्ड लिट्टन के रिड्यूस द एज ऑफ दिस, ये वाला गलत है, तो ये वाला डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे जिन्होंने पूरब तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थन किया था? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। मराठा स्थानीय अथवा ग्राम प्रशासन में अधिकारियों का क्रम ऊपर से नीचे की ओर था, तो ये थे पटेल, कुलकर्णी और चौगुल साहब, ठीक है। सैडलर कमीशन स्कूली जो हुई थी, सैडलर कमीशन के आयोग में हुई थी। स्कूली जो एजुकेशन होगी 12 वर्षीय तथा स्नातक स्तर की शिक्षा 3 वर्षीय किस आयोग ने की थी? तो सैडलर ने की थी। मैकॉले भी एक तरह का वो भी था, हंटर भी एक एजुकेशन ही कमेटी थी, तो बस याद रखिएगा, ठीक है। 137 में आता है भरहूत स्तूप के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कनिंगम के सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में इस स्थल का पता लगाया गया था, कनिंगम के टाइम में, वही वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ठीक है, हेड भी था चीफ। इसमें भगवान जो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के जातक तथा सभी संबंधित चित्रों का उल्लेख मिलता है। भरहूत मध्य प्रदेश के सतना जिले में ही स्थित है, मध्य प्रदेश में ही भरहूत है। भरहूत के जो भी मिलते हैं तो मध्य प्रदेश के सतना में है, उपयुक्त सभी होते हैं, ठीक है। अब आते हैं 138 में। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक थे? तो ये थे C राजगोपालाचारी जी थे, दक्षिण भारत के थे, ठीक है। 139 देख लेते हैं। अप्रैल 1930 में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में महिलाओं के एक समूह ने बम्बई चौपाटी तक मार्च किया और अस्थायी चूल्हों के समुद्र के पानी से नमक बनाना शुरू कर दिया था? तो ये किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने। तो महात्मा गांधी की एक टीम थी 7 मेंबर्स की सॉल्ट सत्याग्रह में, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, अवंतिका बाई गोखले जो थी, इनकी टीम में 2 लेडीज़ थी, अवंतिका बाई गोखले और ये, तो मेनली वही कमला बाई थी, ठीक है।
निम्नलिखित में से किसने ग्रीन पैम्पलेट के लिए जरिए भारतीय गिरमिटिया मजदूरों की गंभीर स्थिति पर प्रकाश डाला है? तो ये कौन किया है? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किसने 1893 में इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी ताकि भारत में राजनीतिक सुधार को बढ़ावा दिया जा सके? तो किसने बनाई थी? जो कमेटी बनाई थी ये बनाया था सिर्फ और सिर्फ ये दोनों के दोनों मिल के, मतलब सर विलियम वैडम्बन और WS कैन। ठीक है, तो ओके, अब 142 देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से 1935 के अधिनियम मुख्य विशेषता कौन सी नहीं थी? तो फेडरल कोड की भी थी और भारत शासन के आम चुनाव के लिए भी थी और प्रांतीय विशेषताएं थी। बस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो थी वो चीज़ें नहीं थी। ठीक है, 1934 में RBI के बारे में बात किया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ से उस टाइम पहुँच गया? डी सही हो जाएगा, मतलब डी ही गलत है, वही सही हो जाएगा। बॉम्बे यूथ लीग और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो स्टैब्लिशर थे वो कौन थे? तो वो थे यूसुफ मेहर अली थे। लग सकता है कि कोई और हो सकते हैं, बॉम्बे यूथ लीग के पर वही थे। ठीक है, अब आते हैं 144 में। क्रिप्स मिशन के ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत भेजा गया था। तो ये भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था, इसका उद्देश्य तो वही था। अब भले ही फेल हो गया वो अलग बात है। 1929 का जो व्यापार विवाद अधिनियम था, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया था, वो क्या था? तो ये अधिकारों ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक के लिए था। ठीक है, 146 निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है कि इंस्टीट्यूशन और फाउंडर। तो सबसे पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस है, मद्रास हिंदू एसोसिएशन है, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, सोशल सर्विस लीग है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना MG रनाडे और रघुनाथ राव जी ने 1887 में की थी। मद्रास हिंदू के लिए थे पंटलू साहब, तो पंटलू साहब थे 1892 में ही हुए थे। और सर्वेंट ऑफ इंडिया तो ये तो गोपाल कृष्ण गोखले जी 1905 में उस टाइम किए थे। सोशल सर्विस लीग जो है नारायण मल्होत्रा जोशी 1911 में किए थे। तो हमारे पास ये हो जाएगा, लास्ट में 1911 होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। फिर से चटगांव के डिक्लेरेशंस, दिल्ली डिक्लेरेशंस, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले आएगा सेकंड दिल्ली डिक्लेरेशन की हुई थी, फिर आती है दांडी मार्च, फिर आता है फर्स्ट चटगांव का लूट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है। ठीक है, तो ये दिल्ली का डिक्लेरेशन जो था, दिल्ली वाला, वो तो लगभग 1929 लाहौर सेशन, मतलब लाहौर सेशन के टाइम ही हुआ था। दांडी मार्च 1930 में चला था और वो भी 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल तक। मार्च 12 से 6 अप्रैल तक दांडी मार्च हुआ था। फिर चटगांव की रॉबरी जो हुई थी 1930 में हुई थी, चटगांव, तो 1930 में रॉबरी हुई थी। और बस इतना ही ऑर्डर हमारे मिल जाएगा, सी विल द राइट आंसर। ये आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 का परिणाम नहीं था? तो ये सिर्फ उग्रवादी कांग्रेस से अलग हो गए थे, ये नहीं था उसका परिणाम, बाकी सारी थी। और अंबिका चरण मजूमदार जो थे वही प्रिसाइड कर रहे थे 1916 का लखनऊ सेशन। 149 देख लेते हैं। एंग्लो मराठा वॉर के निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध में मराठों की पराजय के पश्चात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पेशवा की गद्दी समाप्त कर दी थी, ये गलत है। तो ये कॉर्नवालिस नहीं था, लॉर्ड हेस्टिंग था। लॉर्ड हेस्टिंग हैज़ अबॉलिश दिस। लॉर्ड हेस्टिंग ने ये पेशवा की जो गद्दी थी तो समाप्त कर दी थी हंसते हंसते। ठीक है, हंसते हंसते ऐसे याद कर सकते हैं। दादा भाई नौरोजी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो दादा भाई नौरोजी ने 1886, 93 और 1900 में 3 बार इन्होंने INC की अध्यक्षता की है। तो 86 में किया था नौरोजी भाई साहब, और 1906 जो सूरत स्प्लिट वाले में बात हो रही थी उस टाइम थे रास बिहारी बोस भी वैसे, पर इस टाइम भी थे 1906 में। अभी बात हो ही रही थी कि उन लोगों में एक तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने लगा था, वो हो गया 1906 में। 1893 में, 1886, 1885 में तो INC बना ही था, उसके जस्ट एक साल बाद। ठीक है, वह उदारवादी दल में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री में सदस्य भी रहे थे। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गुप्तार भी लिखी थी, बिल्कुल, और उपयुक्त सभी कथन सही हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।